Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटे आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के 9th फेब के तमाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे। इस वक्त नस्ट के तमाम टेस्टों का पर्टिकुलरली एडमिशन टेस्ट हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज के दिन के तमाम बच्चों की शिफ्टें कंप्लीट हो चुकी हैं, चाहे वो मॉर्निंग की थी, चाहे वो आफ्टरनून की थी, चाहे वो इवनिंग की थी। तो अब मेरे पास चूंकि तमाम पेपर्स आ चुके हैं तो अब मैं उन तमाम पेपर्स का सोल्यूशन आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। वो तमाम बच्चे जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर नस्ट बिजनेस स्कूल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नस्ट बिजनेस स्कूल का पेपर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा नेट इंजीनियरिंग का कैसा पेपर आया, नेट कंप्यूटर साइंस का कैसा पेपर आया, नेट आर्किटेक्चर में मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस आए, उन तमाम क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि भाई जिस दिन नस्ट का टेस्ट हो उसी दिन आपको साथ साथ उसके उस दिन के क्वेश्चंस तमाम के तमाम सॉल्व करवाऊं। मगर मैं एक बात यहां पे बार बार रिपीट करूंगा कि वो तमाम बच्चे जो नस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई मेरी पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज को लाजमी कवर करके जाएं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप नस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ्स के पोर्शन के अंदर अगर आपने पास पेपर्स के मेरे लेक्चर्स कवर करे हुए हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि जितने भी बच्चे नस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आके यही बता रहे हैं कि सर आपकी पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज से आपने जो इतनी मेहनत करी है उसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि भाई उन लेक्चर सीरीज से एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो भाई मैं अभी तक मोर देन 4000 नस्ट के एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपको नहीं आइडिया तो बेटा डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पास पेपर्स की प्लेलिस्ट का लिंक होगा। 2025 के नेट वन में जितने क्वेश्चन है वो सारे भी सॉल्व करवाए, उससे पहले 2024 के, 2023 के, 2022 के तमाम पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूं। मैंने इस चैनल के ऊपर 6-6 घंटे की, 8-8 घंटे की नस्ट के ऊपर स्पेसिफिकली वीडियोस बनाई जिसमें 200 एमसीक्यूज, 300 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज, 50 एमसीक्यूज, बेतहाशा एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करवाए। तो अभी तक मोर देन 4000 नस्ट के पास पेपर्स के एमसीक्यूज कवर करवा चुका हूं। तो प्लीज आपकी तैयारी जितनी भी है ना बेटा, अब जो लास्ट के डेज हैं उसके अंदर लाजमी तौर पे पास पेपर्स कवर कर लो। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि हर पेपर के अंदर आपको मल्टीपल बहुत डिफिकल्ट, बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। आपको एक आइडिया होगा किस तरीके का पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चन नस्ट में पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है और वो परेशान चल रहे हैं तैयारी को लेके, तो बेटा मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 14th ऑफ फेब से। हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस 7th ऑफ फेब से स्टार्ट हो चुकी हैं। जो प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी 14th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का फायदा क्या है? इस बैच का फायदा ये कि आपके नस का नेट नंबर 3 हो, चाहे आपके नस के एग्जाम का नेट नंबर 4 हो, या फिर अगर आप यूईटी में अप्लाई कर रहे हैं, फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं, जीआईके में अप्लाई कर रहे हैं, कॉमसेट्स में अप्लाई कर रहे हैं, लम्स में, एनईडी के अंदर, आईबीए के अंदर, मैरान के अंदर। आईबीए का भी बाय द वे आज पेपर था मगर बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। तो भाई अगर आप चाह रहे हैं कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी हो तो भाई आपको हर यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल फीस देने की जरूरत नहीं है। आप बेटा अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आती हैं, आपको पाकिस्तान के बेस्ट कंपीटेटिव टीचर्स पढ़ाएंगे, पाकिस्तान के मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर, चाहे वो सर बिलाल जिया हो जिनका 20 साल से ज्यादा का तजुर्बा है फिजिक्स पढ़ाने के अंदर, चाहे वो सर साद वक्कार हो जिनका कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर ऑरेकल का तजुर्बा है, चाहे वो मैं खुद हूं जिसने बेतहाशा बच्चों को आज तक पढ़ाया अपने 10 साल कैरियर के अंदर, 12 साल कैरियर के अंदर। इसके अलावा कॉर्पोरेट साइड के बेतहाशा अच्छे टीचर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी डिफरेंट कॉलेजेस की एचओडीज हमारे पास आके पढ़ा रहे होते हैं। सो भाई तमाम के तमाम आप लोगों के बैचेस के अंदर कवर करवाए जाते हैं तमाम के तमाम यूनिवर्सिटीज को। इधर आप इंजीनियरिंग साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप मेडिकल साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप बिजनेस साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, या आप एनटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बैच का सबसे बड़ा फायदा ही आपको ये मिलता है कि इस एक बैच के अंदर आपकी पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाती है। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फीस भरने की, अलग अलग प्रिपरेशन फीस भरने की जरूरत नहीं है। इस बैच में आपको एक एक लाइव क्लासेस के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। जो भी लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग भी हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं हमारे पोर्टल के थ्रू जिसमें प्रॉपर टाइमर लगा हुआ होता है, जिस तरह नस्ट का एग्जाम होता है, फास्ट का होता है, एनईडी का होता है, या फिर जीआईकेआई का, यूईटी का एग्जाम होता है कंप्यूटराइज। तो बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर हमारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली डाउट टीचर्स अवेलेबल होते हैं अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप वहां से अपने डाउट टीचर्स की डाउट की लाइव क्लासेस को भी ले सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर टॉपिकल पास पेपर जो मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, जो कि मेरे प्रैक्टिस मटेरियल से टोटली डिफरेंट है। प्रैक्टिस मटेरियल तो बेटा वो है जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम बच्चों को दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 लाख रुपए की मैंने किताब बनवाई, 2.5-3 लाख रुपए की, और वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस कॉम के बच्चों को दे दिया। मगर बैच के बच्चों को अलग पर्क्स मिलते हैं भाई, सॉल्यूशन भी है उसका मेरे प्रैक्टिस मटेरियल का। इसके अलावा हमारे पर्टिकुलरली जो टीचर्स होते हैं उनके टॉपिकल पास पेपर्स हैं, यानी कि हर चैप्टर के टॉपिकल पास पेपर्स अलग होते हैं विद सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन, वो भी अवेलेबल होते हैं। जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है उस टेस्ट का भी हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम फीचर्स होते हैं बैच के। न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इस वीक से आप उसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जो टॉप पे नंबर गिवन है वहां पे आप मैसेज करिए, आप बैच को ज्वाइन अप कर सकते हैं। खैर आज की क्लास के पहले पेपर के ऊपर मूव करेंगे। ये जो पेपर है भाई, मैं इस क्लास के अंदर आपको क्लास के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर जो पेपर हमारे पास आ रहा है बेटा, ये पेपर नर्स बिजनेस स्कूल का पेपर है। मैं इस क्लास के अंदर नर्स इंजीनियरिंग का पेपर भी आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले जो पेपर मैंने जानबूझ के रखा है वो कौन सा पेपर है भाई? ये नस बिजनेस स्कूल का आज का पेपर है। मेरी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट नहीं, उनका पेपर है।
सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, अ क्लोथिंग फैक्ट्री हैव 10 मशीन्स दैट व्हेन वर्किंग इन 100 एफिशिएंसी मेक 1450 मीटर ऑफ क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल इट मेक 4 मशीन्स इफ वर्क एंड 90% एफिशिएंसी एंड 6 एट 95% एफिशिएंसी। देखो बच्चे, तो भाई देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, मजे का क्वेश्चन है वैसे। एग्जामिनर आपसे देखो क्या कह रहा है, एक क्लोथिंग फैक्ट्री है उसमें 10 मशीन जब लगी हुई है और वो 10 की 10 मशीन अगर 100% एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं, तो वो कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है, 1450। यानी कि देखो 10 मशीनें जब 100% एफिशिएंसी पे काम कर रही है ना, 10 मशीनें अगर 100% की एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही हैं, तो कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है, कपड़ा जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो कपड़ा प्रोडक्शन हो रही है 1450 मीटर की हो रही है। बाय द वे मेरा जो इंडस्ट्रियल थीसिस था वो कपड़े की कंपनी के ऊपर था, लिबर्टी टेक्सटाइल मिल्स। खैर वापस आते हैं, तो भाई एग्जामिनर कह रहे हैं कि 10 मशीनें जो है अगर वो 100% एफिशिएंसी पे काम करेंगी, तो जो कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है, कपड़ा जो प्रोड्यूस कर रही है, वो कितना कर रही है, 1450 मीटर ऑफ क्लॉथ का। अब देखो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से मैं एक मशीन की कैपेसिटी निकाल सकता हूं, यानी कि एक मशीन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, एक मशीन कितना बना रही है, उसको कैलकुलेट कर सकता हूं कि भैया देखो अगर मेरे पास 10 मशीनें मिला के जो कपड़ा बना रही है 1450 का बना रही है, तो एक सिंगल मशीन कितना कपड़ा बनाएगी 100% एफिशिएंसी के ऊपर, मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो 1450 को जब मैं 10 पे डिवाइड करवाऊंगा, अगर मैं 1450 को 10 पे डिवाइड करवाता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 145 मीटर का। यानी कि 10 मशीनें अगर 100% एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही हैं, तो जो कपड़ा प्रोड्यूस कर रही है 1450 का कर रही है अपने प्रोडक्शन के अंदर। आगे एग्जामिनर की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है ये बताओ कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर होगा अगर चार मशीनें जो काम करें वो 90% की एफिशिएंसी के ऊपर करें, और बाकी की जो 6 मशीनें हैं अगर वो काम करें 95% की एफिशिएंसी के ऊपर। हमें ये क्वांटिटी बतानी है कि अगर ये 10 मशीनें मिलकर काम करें, मगर 4 मशीनों की जो एफिशिएंसी हो वो 90% हो और 6 मशीनों की एफिशिएंसी 95% हो, तब बताओ कितना कपड़ा प्रोड्यूस होगा। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने जब 100% एफिशिएंसी थी, तो मैंने एक मशीन के काम करने की कैपेसिटी निकाल ली, कंट्रीब्यूशन निकाल ली। अब मैं बाकी 4 मशीनों अगर 90% की एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं, तो वो कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही है, कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो आपने सिंपल करना क्या है, आपको एक मशीन के कपड़ा निकालने की मैक्सिमम कैपेसिटी पता है, आप उसको 90% पर सिंप्लीफाई करवा लो कि भैया देखो अगर 4 मशीन है तो मैं 4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा किसके साथ, एक सिंगल मशीन कितना कपड़ा बना रही है 100% एफिशिएंसी के ऊपर 145। मगर चूंकि इन चारों की एफिशिएंसी क्या है 90%, तो जाहिर सी बात है इसको 90 से मल्टीप्लाई करवाओगे। दुनिया में कभी भी जब परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवीजन में क्या आता है 100। तो बेटा देखो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करवाओगे, 5 टू जार मेरे पास 10 होता है, 4 आपके पास कैरी गया तो 45 बन गया, और 5 9 जार इज 45, और नीचे क्या हो गया 5 टू जार 10, 2 1 जार 2 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू जार 4, 9 टू जार 18, 18 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता है, अगर मैं 18 को 29 से मल्टीप्लाई करता हूं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है भाई नस्ट के अंदर, सिंपल तरीके से आपने क्या काम करना है, यहाँ पे 18 को 29 से मल्टीप्लाई कर देना है। हम सबको ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर 8 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है, 72 होता है, 2 का 2 इधर 7, यहाँ पर 9 1 9, और 9 के अंदर अगर मैं 7 का इजाफा कर दूं तो क्या बनेगा 16, क्रॉस का क्रॉस, 2 8 जार 8 2 जार 16 का 6 और 1, 2 1 जार 2 और 1 3 का 3, तो ये क्या बन गया 2 का 2 6 और 6 12 का 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। यानी कि देखो 4 मशीनें अगर 90% की एफिशिएंसी पे काम करेंगी, तो इनकी क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी 522 मीटर से कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगी। दोबारा लॉजिक समझो भाई, लॉजिक क्या है, मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई करी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देखो 10 मशीनें अगर 100% एफिशिएंसी के ऊपर 1450 का कपड़ा मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो भाई मैं एक सिंगल मशीन की एफिशिएंसी निकाल लूं, एक सिंगल मशीन की कंट्रीब्यूशन क्या है, एक सिंगल मशीन की कंट्रीब्यूशन कितनी है 145 मीटर की। तो एग्जामिनर आगे आपसे कह रहा है कि यार अगर ये 10 मशीनें हैं, मगर 4 मशीनें इनमें से 90% एफिशिएंसी पे काम करें और 6 मशीनें 95% की एफिशिएंसी पे काम करें, तो बताइए टोटल कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर होगा। अब इसको सॉल्व करने की लॉजिक हमने क्या अप्लाई करनी है कि देखो मेरे पास एक सिंगल मशीन जो काम कर रही है 145 मीटर का कपड़ा बना रही है, सही है, हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया किससे 90% एफिशिएंसी से, क्यों, क्योंकि देखो एग्जामिनर ने कहा है कि 4 मशीनें 90% एफिशिएंसी पे काम करेंगी, सही है ना। तो इसलिए हमें ये बात मालूम है कि एक मशीन कंट्रीब्यूट कितना करती है 145 मीटर का मैक्सिमम, तो हमने 145 को 90% से मल्टीप्लाई करवाया, और चूंकि 4 मशीनें ने जो एक मशीन का डेटा बनना, हमने इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। सिमिलरली देखो अगर 6 मशीनें 95% की एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं, तो मुझे पता है कि एक सिंगल मशीन 145 मीटर कपड़ा बनाएगी, चूंकि अब की बारी में 95% है, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज 95% से मल्टीप्लाई, परसेंटेज जब कभी रिमूव होता है डिवीजन में 100, और चूंकि अब की बारी में 6 मशीनें हैं, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई। इसको अब आप सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बनेगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाता हूं तो बेटा ये देखो ये बन गया 5 टू 10, 0 का 0,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अगेन, 5 2 जार 10 और 5 4 कैरी गया, तो जाहिर सी बात है 5 9 जार इज 45 पहले नंबर के ऊपर। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करूं 5 4 जार 20 होता है और 5 1 जार 5 4 कैरी गया, अगेन माशाल्लाह से 5 9 जार इज 45। ओके, यहाँ पे देखो फर्दर 2 2 जार 4 हो गया और 2 3 जार 6 हो गया, तो यानी कि क्या क्या वैल्यूज बन गई, 3 29 19 ऊपर है, यानी कि 19 इंटू 3। अब देखो आपकी बेसिक मैथ्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको बात मालूम हो, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है, 19 इंटू 3 बराबर होता है किसके, 57 के, सही है ना। अच्छा, और ऊपर क्या बच गया 29 का 29 और नीचे डिवीजन में 2 कर 2, पहले 57 और 29 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 29 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 57 से। 9 7 जार क्या होता है, हम सबको पता है कि भाई 7 इंटू 9 63, 3 का 3 यहां पर, 6 यहां पर, 5 9 जार इज 45, 45 में अगर मैं 6 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, 51 बन जाएगा ऑब्वियसली। ओके, और नीचे क्रॉस का क्रॉस, 7 2 जार 14 का 4 और 1, 5 2 जार 10 और 1 11 का 11, ये बन गया 3 का 3, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 का 1, तो ये बन गया 1653। और नीचे डिवीजन में क्या है, 2 का 2, तो भाई 1653 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करवाऊं तो क्या बनेगा, क्योंकि नीचे डिवीजन में 2 भी आ रहा है ना बेटा, तो भाई अगर मैं सिंपल तरीके से 1653 को 2 पे डिवाइड करवाऊं तो 2 के टेबल में डायरेक्टली 16 आता है, 2 के टेबल में 16 कहां पर आता है, 2 8 जार 16, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर वाला 5 है ऊपर से नीचे आएगा, तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं होता, हमें पता है 2 2 जार क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे भेजा, 2 के टेबल में 13 होता है, नहीं, 2 6 जार इज 12, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 12 आ गया, क्रॉस का क्रॉस एक बच गया, डेसिमल लगाऊंगा 0 आ गया, 2 5 10। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है कि 6 मशीनें अगर 95% की एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं तो क्या वैल्यू बनती है, 826.5 के। अब चूंकि हमें टोटल 10 मशीनों का बताना था, तो 4 मशीनें अगर 90% की एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं, कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर करेंगी, 522 मीटर का। अगर 6 मशीनें 95% की एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं तो कितना कपड़ा मैन्युफैक्चर होगा, 826.5 का। हमें टोटल बताना है, तो टोटल निकालने के लिए दोनों का सम ले लीजिए। अगर आपको टोटल चूंकि बताना है ना, क्वेश्चन में देखो क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन में बताया हुआ है हाउ मच क्लोथ विल इट मेक। अगर 4 मशीनें 90% की एफिशिएंसी पे काम कर रही हैं और 6 मशीनें 95% के ऊपर, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों का सम कर दीजिए। तो इन दोनों का सम कर देते हैं, तो 0.5 का 0.5 एडिट है, 6 और 2 8, 2 और 2 4, 8 में जब 5 का इजाफा करोगे तो 13 का 13, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1348.5 के। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1348.5 के। यानी कि देखो अगर 10 मशीनें मिलकर कपड़ा बनाएंगी, किस तरीके से कि 4 मशीनों की एफिशिएंसी 90% है और रिमेनिंग 6 की एफिशिएंसी 95% है, तो कपड़ा कितना प्रोड्यूस होगा, कितना मैन्युफैक्चर होगा, 1300, 1348, यानी कि 1348.5 मीटर का कपड़ा मैन्युफैक्चर होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर यार, क्या मुश्किल चीज है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, इट्स अ सिंपल लॉजिक भाई, बेसिक वर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है। भाई बच्चे ने मुझे बताया सर परसेंटेजेस के मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नर्बन स्कूल में, ये इस बच्चे का आगे चल के आप देखोगे, मेरा स्टूडेंट है, इसने मुझसे यही बात बोली यहाँ पे कि सर लास्ट नेट से कंपेयर किया तो बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट था। तो भाई जाहिर सी बात है ना, जितना ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा नस्ल में उतना पेपर डिफिकल्ट होगा। आपने अगर देखा हो तो मैंने तो यूट्यूब के लिए भी इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ कि मैंने जर्नल मैथ्स की नई प्लेलिस्ट बनाई है। आपने कितने बच्चों ने उस प्लेलिस्ट को देखा, मेरा तो दिल यार खराब हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करूं। मैं लास्ट 6 मंथ से सोया नहीं तरीके से, क्योंकि भाई मैंने वो 8 8 घंटे के 6 6 घंटे के लेक्चर्स आपको जो दिख रहे हैं ना, वो 6 घंटे का लेक्चर नहीं है बेटा, उस लेक्चर को बनाने में मेरे 4 दिन जाया हुए होंगे। अगर 6 घंटे का प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर है या परसेंटेजेस का लेक्चर, मैंने उसमें 70 क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो बेटा 70 क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मतलब है कि मैंने 3 दिन लगा के वो क्वेश्चन किए होंगे, 3 दिन लगा के एडिटिंग होने के बाद वो 6 घंटे की वीडियो बनी होगी। तो भाई द पॉइंट इज डेट कि आप अगर ये सोचते रहोगे ना कि एनबीएस के अंदर अब वही पुराना वाला सिनेरियो आएगा जिस तरह आज से 10 साल पहले आता था कि बेसिक अलजबरा के क्वेश्चन और बेसिक वो चीजें, भाई जितना कंपटीशन इंक्रीज होगा पेपर हमेशा उतना टफ आएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर आर 3 ग्रीन मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स, 7 ब्लू मार्बल्स, इफ वी पिक 2 मार्बल्स वन आफ्टर अनदर विदाउट द रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ ग्रीन मार्बल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऑल्दो नस बिजनेस स्कूल में आज पूछा गया, मगर ये नस इंजीनियरिंग में भी आ सकता है, क्योंकि बेटा ये प्रोबेबिलिटी का और कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन बेसिक आ रहा है भाई, तो प्रोबेबिलिटी तो आपके पास इंजीनियरिंग में भी बहुत आती है, बिजनेस स्कूल में भी बहुत आती है। अच्छा, बाय द वे मैं अगर आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, तो भाई मेरे शागिर्द ने साफ तौर पे यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है कि सर नस बिजनेस स्कूल का पेपर आहिस्ता आहिस्ता कंपिटेटिव हो रहा है, तो देखो ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास, तो भाई आपके पास हर तरह का क्वेश्चन आएगा। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके पास 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 4 रेड मार्बल्स हैं और 7 आपके पास ब्लू मार्बल्स हैं, टोटल क्या बन गया, टोटल अगर मैं मार्बल्स देखूं तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, टीएम, तो 3 और 7 10, 10 और 4 14, टोटल मार्बल्स मेरे पास बन गए 14। मगर एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा, एग्जामिनर क्या कह रहा है,
इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर मैं दो मार्बल्स को पिक करता हूं वन आफ्टर द अनदर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अक्सर बच्चे यहां तक जाएंगे नहीं। नस बिजनेस स्कूल का बच्चा बोलता है सर वो मेरे ट्यूशन वाले टीचर ने पढ़ाया था बेसिक अलजेब्रा आएगी। भाई वो जमाने गए जब बेसिक अलजेब्रा आती थी एनबीएस के अंदर। ये मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ वी चूज टू मार्बल्स वन आफ्टर द अनदर तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नॉट अ ग्रीन मार्बल, यानी कि ग्रीन मार्बल ना आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो सबसे पहले तो अब एक बेसिक चीज समझो, हमारे पास टोटल नॉन ग्रीन मार्बल्स कितने हैं। अगर मैं नॉन ग्रीन मार्बल्स को देखूं तो वो कितने बनेंगे इवेंट्स, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलेक्टेड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं नॉन ग्रीन मार्बल्स देखूं तो ग्रीन मार्बल्स 3 है, इनके अलावा टोटल मार्बल्स कितने बनते हैं, 4 और 7, 4 और 7 बराबर है 11 के। यानी कि मेरे पास टोटल 11 मार्बल्स ऐसे हैं जिनमें ग्रीन मार्बल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो टोटल आपको क्या गिवन थे, 3 ग्रीन मार्बल्स, 4 रेड और 7 ब्लू। तो अगर मैं ग्रीन मार्बल्स को काट दूं फिलहाल के लिए तो मेरे पास कितने मार्बल्स बनते हैं विदाउट ग्रीन के, यानी कि ग्रीन मार्बल्स के अलावा मेरे पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, 11 मार्बल्स हैं। अब चूंकि मुझे दो मार्बल्स निकालने हैं, मुझे दो मार्बल्स निकालने हैं वन आफ्टर दी अनदर, इस तरीके से कि भैया मुझे दोनों के दोनों क्या मिले, नॉन ग्रीन मार्बल्स मिले। तो कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि देखो तुम्हारे पास सेलेक्टेड इवेंट्स क्या बन गए, ये मेरे सेलेक्टेड इवेंट्स क्या है, नॉन ग्रीन मार्बल्स 11 और नीचे डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो कि 14 है। तो मेरा जो पहला मार्बल है उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। अब चूंकि मल्टीप्लीकेशन लॉ का केस है, एक साथ आपने दोनों काम करने हैं, तो भाई एक साथ कभी भी दोनों काम करने के लिए आ जाए तो ये होता है बोथ का, ये एंड का केस, यानी कि मल्टीप्लीकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी। अब जब मैं नेक्स्ट इवेंट निकालने के लिए जाऊंगा ना, तो चूंकि एग्जामिनर ने साफ तौर पे कहा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपको रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, तो मैंने देखो एक मार्बल अब निकाल लिया। जब एक नॉन ग्रीन मार्बल मैंने निकाल लिया तो अब कितने नॉन ग्रीन मार्बल बचे, 10। सिमिलरली पहले टोटल मार्बल्स कितने थे, 14, मगर जाहिर सी बात है एक मार्बल मैं निकाल चुका हूं तो इसके इवेंट्स भी क्या हो जाएंगे, कम, तो ये बन गया 13 के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 7 14। वैसे आपस की बात है भाई 20 तक के टेबल्स खुदारा आपको याद होने चाहिए ताकि आपकी मैथ्स अच्छी तरीके से जल्दी हो सके। तो 7 13 क्या होता है, 7 13 होता है दुनिया में 91 के बराबर। 11 5 क्या होता है, 55 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया कि देखो आपको दो मार्बल सेलेक्ट करने वन आफ्टर द अनदर इस तरीके से कि दोनों क्या हो, नॉन ग्रीन मार्बल्स हो। तो आपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल लिए और नॉन ग्रीन मार्बल्स, टोटल नॉन ग्रीन मार्बल्स कितने, 11, टोटल नॉन ग्रीन मार्बल्स कितने, 11, सही है ना। ग्रीन मार्बल्स की तादाद को खत्म कर दो तो टोटल नॉन ग्रीन मार्बल्स कितने, 11। अब चूंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो किस तरीके से कि भाई आप दो मार्बल्स को वन बाय वन सेलेक्ट करोगे मगर रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है। तो वन बाय वन सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि भैया दो इवेंट्स आ रहे हैं, तो ये किसका केस बन गया, मल्टीप्लीकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी का। तो भाई देखो आपने कैसे सॉल्व किया, टोटल नॉन ग्रीन मार्बल्स कितने, 11, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने, 14। ये पहले मार्बल को निकालने का कंडीशन फॉर्म हो गई। अब जब मैं दूसरा मार्बल निकालने के लिए जाऊंगा, चूंकि क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, तो एक नॉन ग्रीन मार्बल मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं ना, तो जाहिर सी बात है पहले अगर 11 मार्बल से तो एक कम हो गया, अब 10 बच गए। पहले अगर 14 टोटल मार्बल से तो उसमें से भी एक कम हो गया। तो भाई ये हमारे पास क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी। हमने सारी चीजें डिस्कस करी है बेटा, ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा, भाई जिनको मुश्किल लग रहा है इसका मतलब आपने सही जगह से तैयारी नहीं करी। आपको क्लास के अंदर मैंने चीज प्रॉपर्ली पढ़ाई हुई है और आपने यूट्यूब से भी अगर मेरी तैयारी करी, मैंने वहां पे भी कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। सो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, तमाम ट्रिक्स वगैरह आपको सिखाई जाए, तो आप लाजमी तौर पर न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको एक एक चीज बहुत बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी। ये क्वेश्चन नस्ट बिजनेस स्कूल में भी आया हुआ है आज, और नस्ट इंजीनियरिंग में भी आ सकता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। ये दोनों जगहों पे कॉमन टॉपिक है, तो बिल्कुल वहां पे भी आ सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इंग्लिश का आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है व्हाई डोंट यू लर्न टू प्ले फ्लूट, सजेशन, एडवाइस, ओपिनियन या फैक्ट। ये क्वेश्चन इंग्लिश का आ रहा है, तो मेरे ख्याल में मुझे सॉल्व करवाने की नीड नहीं है, वैसे क्वेश्चन है खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि देयर इज अ पेंटर हु हैव टू पेंट टू वॉल्स, वन वॉल हैव डायमेंशन 3 and 4 मीटर, second wall have the dimension 3 and 6 meter. If 10 liter is used to paint 40 meter square, then how many paint liters will be required to paint? अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कि एक पेंटर है, उसको दो दीवारों को पेंट करना है। एक दीवार की डायमेंशंस गिवन है 3 और 4, तो आप पहली वाली दीवार का एरिया भी निकाल सकते हो, 3 4 12 के बराबर होगा। सेकंड वाली वॉल है, उसका आपके पास एरिया गिवन है 3 and 6 मीटर, तो 3 into 6 यानी कि 6 3 18 मीटर के बराबर होगा, मीटर स्क्वायर के। इफ 10 लीटर इज यूज्ड टू पेंट 40 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10 लीटर
का पेंट लगता है 40 मीटर स्क्वायर की दीवार को पेंट करने में। तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इस पेंटर को इन दो दीवारों को पेंट करना है तो बताइए कितने पेंट में कर सकेगा। इस बात को एज्यूम करके चलिए कि 15% पेंट आपका वेस्ट हो गया है। बहुत सिंपल है यार, क्या मुश्किल है इसके अंदर। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या मुश्किल है भाई, परसेंटेजेस के इससे मुश्किल क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे। इसको कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक लॉजिक है भाई, जल्दी से देख लो कि पहली वाली दीवार का आपने एरिया निकाल लिया जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलरली दूसरी वाली दीवार का आपने एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन में दोनों दीवारों का आपको एरिया गिवन था, जो टोटल एरिया आपको पेंट करना है वो कैसे निकाला आपने कि देखो पहली वाली दीवार का एरिया बनता है 12 के बराबर, दूसरी वाली दीवार का एरिया 18 के बराबर। तो जो टोटल एरिया आपको पेंट करना है ना वो है 30 मीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। अच्छा, आगे एग्जामिनर क्या बता रहा है, एग्जामिनर कह रहा है जो 10 लीटर का पेंट होता है ना वो 40 मीटर स्क्वायर की दीवार को आराम से पेंट कर सकता है। तो यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की, यानी कि कितना पेंट रिक्वायर्ड है 1 मीटर स्क्वायर की दीवार को पेंट करने में, वो कैसे निकालोगे। अगर 10 लीटर का पेंट 40 मीटर स्क्वायर की दीवार को पेंट कर सकते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 40 किया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर जो पेंट लगता है वो 0.25 लीटर्स लग रहा होता है हमारे पास। तो अगर मुझे 30 मीटर स्क्वायर की दीवार पे पेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, 30 मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 1 मीटर स्क्वायर पे जो पेंट लगता है उससे। किसके बराबर आ गया, ये आ गया 7.5 लीटर्स के बराबर। अब ये किसके बराबर आ गया, 7.5 लीटर्स के बराबर। अब चूंकि चूंकि मुझसे एग्जामिनर ने ये भी कहा था कि 15% पेंट क्या है वेस्ट हो चुका है, तो हम लोगों ने क्या करा 7.5 का 15% ले लिया, क्योंकि हमें टोटल पेंट निकालना है जो रिक्वायर्ड होगा इन दोनों दीवारों को करने के अंदर। तो भाई 7.5 तो आपका नॉर्मल पेंट है जो दोनों दीवारों को करने में लगेगा, मगर जाहिर सी बात है आपको वेस्टेज भी देखनी है। तो 7.5 का आपने क्या किया है 0.15% लिया, क्योंकि देखो 15% पेंट आपका वेस्ट हुआ है इन दोनों दीवारों को पेंट करने के अंदर। तो जो आपका टोटल पेंट लगा इन दोनों दीवारों को करने के अंदर उसका 15% क्या होगा, 7.5 को आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। दो तरीकों से कर सकते हो, तो डायरेक्टली 7.5 को मल्टीप्लाई करवा दो 15% से, परसेंटेज रिमूव होगा, डिवीजन में 100 आ जाएगा। यहां से भी डेसिमल रिमूव होगा, डिवीजन में 10 आ जाएगा, वैसे सिंप्लीफाई कर लो। नहीं तो बेसिक में सिंप्लीफाई कर लिया, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो मेरे पास वो क्वांटिटी आ गई जो कि इन दीवारों का 15% क्या हुआ है पेंट वेस्ट हुआ है। जो इन दीवारों को पेंट करने में पेंट लगा था उसका 15% क्या हुआ है वेस्ट हुआ है, तो हमने वो भी कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल पेंट आ जाएगा जो कि इन दीवारों को करने में लगेगा। देखो क्वेश्चन की लॉजिक क्या है दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था भाई, क्या मुश्किल है इसमें। आपको सबसे पहले दो दीवारों के ऊपर उनका एरिया गिवन है कि भाई एक पेंटर है उसको दो दीवारों पे पेंट करना है, दोनों दीवारों को आपको इंडिविजुअल एरिया गिवन था कि पहली वाली दीवार का एरिया क्या है, आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, आपने एरिया खुद निकाल लिया, लेंथ और ब्रेथ गिवन थी, आपने एरिया निकाल लिया। तो आपको ये पता चल गया जब आपने दोनों एरियाज का सम किया तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई कि इन दोनों दीवारों का एक्चुअल एरिया क्या है, यानी कि दोनों दीवारों का कंबाइंड एरिया कितना है, कितने एरिया पे मुझे पेंट करना है, मुझे ये पता चल गया। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दो बातें करी। पहले नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो 10 लीटर का पेंट है ना, 10 लीटर का जो पेंट होता है वो कितना पेंट करता है, 40 मीटर स्क्वायर की दीवार पे कर सकता है, यानी कि 10 लीटर का जो पेंट होता है वो 40 मीटर स्क्वायर की दीवार पे आराम से आ जाता है। तो भाई इसका मतलब कि ये क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है ना, तो यहां से मैंने ये निकाल लिया कि यार अगर 1 मीटर स्क्वायर पे कितने लीटर लग रहा है मैं वो निकाल सकता हूं। भाई अगर 10 लीटर 40 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है तो मैंने यहां से क्या कर दिया, 10 डिवाइडेड बाय 40 करके 1 मीटर स्क्वायर पे जितना पेंट लग रहा है ना मैंने वो निकाल लिया। सही है। अब देखो एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इन दोनों दीवारों को पेंट करने में जो पेंट लगेगा ना वो कैलकुलेट करो, मगर इतना सिंपल नहीं है। अगर तो सिर्फ ये होता ना तो मेरा आंसर 7.5 आ जाता डायरेक्टली, मगर यहां पे एग्जामिनर चालाकी कर रहा है, बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। एग्जामिनर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई दोनों दीवारों को पेंट करने में जो पेंट लगेगा वो बताओ, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दोनों दीवारों को पेंट करने में जो पेंट लगेगा ना वो भी बताओ, साथ में ये कंसीडर करो कि पेंट करते हुए 15% पेंट तुम्हारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। किसका 15%, भाई दीवारों को जो पेंट करने में तुम्हारा टोटल पेंट लगेगा उसका 15% पेंट तुम्हारा जाया भी हुआ है। तो अब बताओ टोटल कितना पेंट लगेगा, हमें यह कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि भाई इन दीवारों को पेंट करने में कितना पेंट लग रहा है, 7.5 लीटर्स। तो भाई अब अगर मुझे वेस्टेज अपनी देखनी है तो वेस्टेज कैसे निकाली कि जो मेरा दीवारों को पेंट करने में पेंट लग रहा है उसका आपने 15% ले लिया, तो आपके पास आंसर आ गया कि कितना आपके लीटर्स पेंट जाया हुआ है। तो अब मैं टोटल फाइनली अपना पेंट निकाल लूंगा, कैसे कि भाई दीवारों को पेंट करने में जो पेंट लग रहा है वो 7.5 का है और जो पेंट जाया हुआ है वो तकरीबन 1.12 लीटर्स का है। तो इनको एडअप करवा दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ गया कि टोटल पेंट आपका दीवारों में कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। ये क्वेश्चन की लॉजिक आ रही थी, ये भी आज नस्ब बिन स्कूल में पूछा गया, एक टिपिकल मजे का क्वेश्चन है परसेंटेजेस का। मैंने परसेंटेजेस बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, मैंने 6 घंटे की 4 घंटे की वीडियोस को डाली थी, परसेंटेजेस के मोर देन 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे, मोर देन 60, बेटा बड़ी मेहनत करी थी उस पर। तो भाई कोई तो रीजन था ना, मैंने मुझे पता है कि भाई ऐसे तो चीजें मुश्किल ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है सर लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, लाइन ऑफ
सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है बेटा जो आपकी किसी भी शेप को आपको एग्जैक्टली हाफ में ब्रेकअप करती है, तो उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसके अलावा मीन के क्वेश्चन आए हुए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स के थे, प्रोपोर्शन और रेशियो के क्वेश्चन से, परसेंटेज वाले टफ थे सर। लास्ट नेट से कंपेयर किया जाए तो बहुत डिफरेंट एंड डिफिकल्ट था। मैंने कितनी दफा ये बात बताई है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता पेपर मुश्किल होंगे। जो क्वेश्चन लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं आए थे वो आए, जिस तरह प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे थे, रेशियो के थे। अलजेब्रा एंड ट्रिगोनोमेट्री इस दफा नहीं आई थी। आईफोन इन 2011 का कोई क्वेश्चन था, ये बच्चे ने शेयर किया हुआ है। तो ये ओवरऑल नस्ट बिजनेस स्कूल का आज का पेपर था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया। अब चलते हैं नस्ट इंजीनियरिंग के पेपर की जानिब। तो बेटा अब देखो फाइनली नस्ट के इंजीनियरिंग के पेपर के ऊपर मूव करेंगे। ये नस्ट के इंजीनियरिंग का नेट नंबर 2 9th ऑफ फरवरी का पेपर है, कहीं नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेतहाशा शागिर्द होते हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस बच्ची का जिन्होंने मुझे अपना पेपर भेजा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। तो भाई आप तमाम लोगों से भी यही दुआ है कि इन खातून के लिए, इन बच्चे के लिए जरूर दुआ करिएगा। भाई बड़ी बात होती है कि लोग आके अपना पेपर भी शेयर करते हैं ताकि आने वाले बच्चों के लिए फायदा हो सके। सो लॉट्स ऑफ प्रेयर बेटा फॉर यू कि यू हैव मेड दिस पर्टिकुलर पेपर फॉर ऑल द अपकमिंग स्टूडेंट्स। तो आइए जरा इसमें सबसे पहले फिजिक्स का पोर्शन देखते हैं। सो भाई इस पेपर के अंदर ये बच्चा बता रहा है कि इसके पेपर के अंदर फिजिक्स के अंदर सबसे पहले आया लेजर की फुल फॉर्म क्या है, वर्क प्लस इलास्टिसिटी की डायमेंशन पूछी हुई थी, 2 से 5 न्यूमेरिकल्स थे, बाकी A to Z कॉन्सेप्चुअल पेपर था। ओके, अगर आप में से किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो रही है मैं इसको और जूम कर देता हूं। इसके अलावा ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, रेडिएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट आया हुआ था, एच टाइप पी टाइप के कंडक्टर का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, कॉमन इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। 50-50 पेपर था फर्स्ट ईयर से और सेकंड ईयर से। अच्छा एक और चीज, फेज शिफ्ट वाले क्वेश्चंस को लाजमी करके जाए। मैंने जो भी मॉर्निंग के पेपर का एनालिटिक्स करा था उसके अंदर ही मैंने बात बताई थी, फेज शिफ्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं नस्ट के अंदर, फिजिक्स के अंदर। इंग्लिश के अंदर 10 से 12 पैसेजेस पूछे हुए थे, करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चंस 5 आए हुए थे, करेक्ट सेंटेंसेस के क्वेश्चन 2 से 3 आए हुए थे, 1 से 2 एनालॉजीज आई हुई थी, एक लिखा या 2 लिखा है समझने से कासिर हूं। सिनोनियम ज्यादा थे। एपीटी का मतलब क्या होता है, टू फोल्ड का मतलब क्या होता है। इसके अलावा मिलीनियंस के अबाउट व्हाट कंट्री, अच्छा मिलीनियंस टेल अबाउट व्हाट सेंचुरी या व्हाट कंट्री, इस तरह का क्वेश्चन था। इसके अलावा बेशफुल इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आया हुआ था। तो इंग्लिश के अंदर ये ओवरऑल और फिजिक्स के अंदर ये ओवरऑल एमसीक्यूज आए हुए थे। वाइल अगर मैं मैथमेटिक्स की पोर्शन की बात करूं तो मैथमेटिक्स तो भाई बड़ा हैवी था, मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया हुआ है। मैथ्स के अंदर आज के अंदर क्या क्या पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, सबसे पहले नंबर के ऊपर। अच्छा तो बेटा अब देखो फाइनली हम लोग मैथ्स के एमसीक्यूज के ऊपर मूव करेंगे। हमारे पास आज की क्लास के अंदर मैथ्स की इंजीनियरिंग के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं जो आज के दिन पूछे गए, बड़ा बेहतरीन पेपर है। अगेन लॉट्स ऑफ पेयर फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट जिन्होंने पेपर लिख कर दिया ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सके। सो भाई देखो पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखो अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता सीएससी का मतलब क्या है। बेटा देखो ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। सीएससी के मायने क्या होते हैं, सीएससी कहा जाता है कोसेक को, पहले नंबर के ऊपर। एग्जामिनर कह रहा है कोसेक प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो बेटा देखो हमारे पास दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये बेसिक फॉर्मूला है। तो भाई यहां पे डायरेक्टली 1 मत लिख देना, अल्लाह का वास्ता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर के। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा। यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कोसेक प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। भाई सिंपल ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर प्लस का 2 का 2, आगे आ जाएगा कोसेक इन कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और फिर आगे आ जाएगा प्लस के कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, सही है ना। अच्छा अब देखो फाइनली इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें। तो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा के। और आगे क्या आ रहा है, आगे मेरे पास बच गया प्लस का प्लस, देन आगे आ रहा है 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, सही है। फिर फाइनली आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये 1 का 1 एज इट इज प्लस का साइन, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2 कॉट स्क्वायर थीटा। और आगे क्या आ गया, आगे आ गया प्लस का 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर आप इसको ओपन करोगे हमारे पास सिंपल वे में इसका आंसर आ गया। हमें ऑप्शंस तो पता नहीं है कि ऑप्शंस कितने थे, मगर ये इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर इसमें कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है, तुम्हारे पास मौजूद है आयोटा की पावर -1, फिर आगे आ रहा है आपके पास आयोटा स्क्वायर, फिर आगे आपके पास आ रहा है आयोटा, फिर आपके पास आगे आ रहा है आयोटा की पावर में -2।
अब देखो हमें ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर होता है किसके बराबर, -1 के। तो भाई अगर आप चाहो तो आयोटा स्क्वायर को जगह पे -1 लिख दो, और उसको ऑलरेडी मैं बाहर रख देता हूं, सही है ना। आगे आ रहा है आयोटा की पावर -1। देखो पावर में कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए इसका मतलब क्या है, उसको ऊपर से मैंने उठा के नीचे भेज दिया, सही है। फिर आगे मेरे पास आ रहा है एक प्लस का आयोटा, ओके। फिर आगे मेरे पास आ रहा है आयोटा की पावर में -2, अगेन इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि देखो पावर में नेगेटिव साइन आ रहा है, ऊपर से उठा के नीचे भेज दो। अगर मैं इसको उठा के ऊपर से नीचे भेजूंगा ना, तो पावर में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कैसे करवाऊंगा, कि देखो इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाने का तरीकेकार ये है कि मैं आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू खोल देता हूं। तो बेटा देखो, -1 का -1, प्लस का 1/आयोटा, फिर प्लस का आयोटा, फिर प्लस का साइन, और 1/आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया, सही है ना। तो ये हमने काम थोड़ा सा कर दिया। अब ये देखो -1 और ये वाला -1, देखो कहीं पे भी 1/-1 लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, -1 ही होता है। तो -1 ये तो बन गया -2 के बराबर। और यहाँ पे देखो 1/आयोटा प्लस का आयोटा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम कैसे लोगे, नीचे वाली टर्म के अंदर आ जाएगा सिंपल आयोटा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, इस आयोटा के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1 तो मौजूद होगा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, आयोटा इंटू 1 आयोटा, और 1 1 जार 1 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा, ये बन गया आयोटा स्क्वायर के बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करता हूं, तो प्लस का 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, नीचे आयोटा का आयोटा। 1 माइनस का 1 ये हो जाएगा 0 के बराबर। दुनिया में कोई भी टर्म 0 से डिवाइड हो रही हो उसका आंसर भी 0 ही होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, -2 का आंसर होगा करेक्ट इस क्वेश्चन का। यानी कि इस क्वेश्चन का आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, -2 के बराबर। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक को पिक करो। एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा था, आयोटा की पावर -1, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस का आयोटा, फिर आयोटा की पावर -2। आपने सबसे पहले आयोटा स्क्वायर को अलग कर दिया, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। आयोटा की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/आयोटा। फिर प्लस का आयोटा, इट इज आयोटा की पावर -2 का मतलब क्या है, 1/आयोटा स्क्वायर, सही है ना। अच्छा, अब जहां जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां पे क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये देखो नीचे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, नीचे भी -1 आ गया, यहाँ पे भी -1 है। अब देखो दुनिया में कभी भी अगर कहीं पे लिखा हुआ 1/-2, तो इसको आप क्या लिखते हो, -1/2 लिखते हो ना। सिमिलरली कहीं पे अगर लिखा हुआ है 1/-1, तो इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि -1 है। तो भाई -1 क्या बन गया, -2 बन गया, सही है। और यहां पे आपने इन दो टर्म्स के ऊपर क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाई, तो ये आपके पास बन गया 1 1 1, और आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। तो ऊपर मेरे पास आ गया 1 माइनस का 1। 1 माइनस 1 का मतलब क्या है, 0। तो यानी कि आपके पास 0/आयोटा यानी कि 0 के बराबर हो गया। तो यानी कि फाइनली क्या चीज सिर्फ बच रही है, -2 बच रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, -2 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है, कौन कहता है यार चीजें मुश्किल होती हैं। भाई जो बंदा कहता है ना चीजें मुश्किल होती हैं, इसका मतलब वो तरीके से नहीं पढ़ रहा, इसका मतलब क्या है, वो तरीके से नहीं पढ़ रहा भाई। खैर अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहा है टेंजेंट 660 डिग्री क्या होगा। अब काफी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये कैसे सॉल्व करेंगे। भाई पेपर में क्वेश्चन क्या गिवन है, टेंजेंट 660 डिग्री। अब बेचारा बच्चा परेशान चल रहा होगा कि सर एंगल तो 360 तक का सबसे बड़ा होता है, 660 डिग्री कैसे निकालें। भाई हमेशा याद रखिएगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर जो आपका एंगल स्टार्ट होता है, वो एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री से, और ये जाता है 360 तक। 360 डिग्री के बाद हमेशा एंगल क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहां पे देखो 660 डिग्री मतलब का मतलब क्या है कि 360 से बड़ा एंगल आ रहा है। तो आप क्या करो, आप सिंपल तरीके से 660 में से, आप सिंपल तरीके से 660 में से 360 को माइनस करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 का 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी कि 300 आ गया। यानी कि ओवरऑल आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, यानी कि इन एक्चुअल आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना, टेंजेंट 660 का मतलब क्या है, इसका मतलब है टेंजेंट 300। टेंजेंट 660 का मतलब क्या है, इसका मतलब है टेंजेंट 300। अब टेंजेंट 300 को कैसे सॉल्व करें, अगेन बच्चा परेशान है। अरे भाई सिंपल है, कैसे, कि देखो यहाँ पे आप इसको ब्रेक करवा दो। अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट थे, या फिर अगर आपने मुझसे यूट्यूब से भी तैयारी करी है, तो मैंने आपको एक ट्रिक्स सिखाई है। देखो मुझसे पढ़ने का फायदा ही क्या है, आपको जो ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा ना, वो ट्रिक्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। जो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है ना, वो ट्रिक्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो टेंजेंट 300 के मायने क्या है, अरे भाई टेंजेंट 300 को कैसे ब्रेक कर पाओगे। हमें पता है यहाँ पे क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है 270 का, इस पे ब्रेक करवा दो। कैसे ब्रेक करवाऊंगा, कि भाई सिंपल तरीके से मैं इसको ब्रेक करवा देता हूं 270 प्लस के 30 के ऊपर। मैं इसको ब्रेक करवाता हूं 270 प्लस 30 के ऊपर, क्योंकि भाई 300 डिग्री किसके बराबर होगा, 270 प्लस 30 के ऊपर। अब देखो आप सबसे पहले अपना रेफरेंस एंगल देखो, रेफरेंस एंगल क्या आ रहा है 270 का। और 270 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब टेंजेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। टेंजेंट किस पे कन्वर्ट होता है, कॉट के ऊपर। टेंजेंट किस पे कन्वर्ट होता है, कॉट के ऊपर। जो भी आपका दूसरा एंगल है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा, अब आपने देखना है प्लस के अंदर होगा कि नेगेटिव
नेगेटिव के अंदर होगा। देखो 270 प्लस 30 का मतलब क्या है, 270 प्लस 30 का मतलब है मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर एग्जिस्ट करूंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, टेंजेंट का तो नहीं होता, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का होता है, तो यानी कि वहां पे टेंजेंट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, तो यानी कि आपका आंसर होगा नेगेटिव कॉट 30 के बराबर। और कॉट 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉट 30 क्या होता है बेटा, वन बाय टेंजेंट होता है ना, कॉट क्या होता है, वन बाय टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट 30 क्या होता है, देखो दुनिया के अंदर टेंजेंट 30 बराबर होता है वन बाय अंडर रूट थ्री के। तो अगर मुझे कॉट 30 निकालना है तो कॉट 30 क्या होगा, कॉट होता है वन बाय टेंजेंट, तो वन डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30, सही है ना, वन डिवाइडेड बाय टेंजेंट 30। और टेंजेंट 30 का मतलब क्या है, टेंजेंट 30 का मतलब है सिंपल वन बाय अंडर रूट थ्री। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक प्रिंसिपल नीचे वाली चीज नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का रूट थ्री। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टेंजेंट 660 किसके बराबर है, ये बराबर है नेगेटिव के रूट थ्री के। आप विद इन सेकंड पे सॉल्व कर सकते हो। बेटा मैंने जो इतना आपको महंगा कॉन्सेप्ट सॉल्व किया है ना, कोई टीचर नहीं पढ़ा देगा। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक आपको सिखाई है। ये ट्रिक अगर आपको नहीं क्लियर होती तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये ट्रिक लाजमी तौर पर सिखाई भी होगी, किस तरीके से आप बड़े एंगल्स को सॉल्व करते हो। ये ट्रिक मैंने वहां पे लाजमी तौर पे सिखाई होगी। ये वाली ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि भाई अगर आपके पास 360 से बड़ा एंगल आ जाए तो आप क्या करते हो, उसको 360 में से माइनस करते हो। हमने जब माइनस करवाया तो क्या बच गया, टेंजेंट 300। अब 300 टेंजेंट को कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेटर अलाउ ही नहीं है। तो भाई सॉल्व करने का तरीकेकार क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से इसको क्वाड्रेंट एंगल एक लोगे और एक नॉर्मल एंगल लोगे। तो मैंने क्या करा, क्वाड्रेंट एंगल करीब तेरी इनका 260 था, तो 270 था, तो मैंने 270 प्लस 30 में ब्रेक कर दिया। क्योंकि 270 वर्टिकल लाइन का एंगल है तो मेरे पास जो भी दूसरा एंगल होगा वो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होकर आएगा। तो टेंजेंट का चेंजिंग पार्टनर क्या होता है, कॉट होता है। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, कॉट 30। फिर आपने खाली साइन चेक करना है। ये पूरी ट्रिक मैंने सिखाई हुई है। तो भाई मैं इसीलिए कहता हूं एप्टीट्यूड की तैयारी ढंग के टीचर के साथ करो। नॉर्मल टीचर के साथ करोगे बोलेगा ऐसे ही छोड़ के चले जाओ, वो एक ही बंदा फिजिक्स पढ़ा रहा होता है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता है, इंग्लिश पढ़ा रहा होता है, ये बेकार आपने काम नहीं करना, भी प्रॉपर तैयारी करनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो इस तरीके से आपने चेक कर लिया कि भी साइन क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर साइन नेगेटिव होता है, सिंपल वे में आपका आंसर आ गया नेगेटिव कॉट 30 के बराबर। कॉट का मतलब क्या होता है, वन बाय टेंजेंट। तो जो कॉट 30 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वन बाय टेंजेंट 30 के। तो भैया वन बाय टेंजेंट 30, तो वन का वन ऊपर एडिट टेंजेंट 30 होता है वन बाय रूट थ्री के। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव के रूट थ्री के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसमें, क्या मुश्किल चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है साइन किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, साइन इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट। अब देखो भाई ये लॉजिक भी समझ लो, इधर ही बता देता हूं। साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स का एक बेसिक जुमला है, मुझे बड़ा पसंद है। इस जुमले का मतलब है ऑल सिली टॉम कैट्स, ऑल सिली टॉम कैट्स। इसके मायने क्या है, इसके मायने ये हैं कि भैया जो पहला क्वाड्रेंट होता है वहां पे तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। जो आपके पास दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये जो हमारा दूसरा क्वाड्रेंट होता है ये साइन का होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कॉस का, या फिर उसका रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला कहलाता है ऑल सिली टॉम कैट्स का। तो एग्जामिनर पूछ रहा है साइन कहां पे पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, नहीं तो फर्स्ट में पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, और ऊपर आपको लिमिट्स गिवन है 2 पाई और पाई की। अरे भाई वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट, आपको एक साथ दो बातें गिवन है, इंटीग्रेशन इन लिमिट्स का। अच्छा बाय द वे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने मेरी नजर पड़ी, ये आ रहा है मिशी बिशी वाला। कितने बच्चे मेरी टॉप 10 एमसीक्यूज के लेक्चर सीरीज को फॉलो करते हैं, कितने बच्चे फॉलो करते हैं, जाके देखो। मैंने 4 दिन पहले जो लेक्चर करवाया था उसमें मैंने मिशी बिशी की अरेंजमेंट करना सिखाई थी। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भाई 4 दिन पहले मैंने करवाया। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा पास पेपर्स के जो लेक्चर्स मैं आपको कवर करवा रहा हूं, दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। लाजमी फॉलो करो यार, 150 160 प्लस स्कोर आराम से आएगा। जो भी तैयारी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, पास पेपर्स के लेक्चर्स को लाजमी तौर पे लो। और चाहते हो कि अगर आप और अच्छी आपकी तैयारी हो तो आप बैच में लाजमी तौर पे आओ। बैच में तमाम ट्रिक्स मैं वैसे सिखा रहा होता हूं। मैं इन तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चन को गैदर करके हमेशा अपने बैच के बच्चों को सबसे पहले पढ़ाता हूं। तो भाई चलो चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या आ रहा है मेरे पास, क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन यहां पे आपको एक लिमिट गिवन है 2 पाई की, दूसरी लिमिट गिवन है पाई की। एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन आ रहा है साइन अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब जिस बच्चे को, जो नालायक बच्चा है ना, वो बोलेगा सर ये तो दो फंक्शंस डिवाइड होगा, कि इंटीग्रेशन के अंदर कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे सॉल्व करोगे इसको। इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा चेक करते हो कि आया आपके फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं मौजूद। तो देखो अगर मुझे इंटीग्रेशन का साइन का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना
करना है तो मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर चेक करना पड़ेगा। हमें ये बात मालूम है कि यहाँ पे फंक्शन आ रहा है अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है दुनिया के अंदर 1/2 रूट एक्स के बराबर। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स के बराबर। अगेन मैंने डेरिवेटिव में इसकी शॉर्टकट भी सिखाई हुई होती है स्क्वायर रूट की, सही है ना? अच्छा, तो भाई अगर आप गौर से देखो ना, बाहर नीचे आपको रूट एक्स गिवन है, खाली 2 नहीं मौजूद, तो पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 लेकर आ जाओ ताकि आप इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सको। तो मैं क्या करूंगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अभी मेरी जो लिमिट्स है ना वो लिमिट्स एडिटिव रहेंगी, लिमिट्स का भी कोई काम नहीं है, पहले आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। तो साइन का साइन, अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या आ गया 2 रूट एक्स का 2 रूट एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो गौर से आप देखो हमने क्या करा, ऊपर वाले फंक्शन का नीचे डेरिवेटिव बना दिया, यानी कि रूट एक्स का नीचे डेरिवेटिव क्रिएट कर दिया। अब जब क्रिएट कर दिया, अब मैं फाइनली यहां पे क्या कर सकता हूं, अब मैं फाइनली यहां पे इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा। जब कभी इंटीग्रेशन को अप्लाई करते तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है नेगेटिव का कॉस, और जो भी आपका फंक्शन आ रहा था वो एज इट इज यहां पे लिख दिया जाएगा। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे। अब आगे जाके हमने क्या करना है, हमारा जो भी एंगल आ रहा है ना, वो हमारे पास जो भी हमारी लिमिट्स आ रही थी, वो लिमिट्स को हमने उठा के एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देना है। हमारी जो भी लिमिट्स आ रही थी हमने उसको उठा के एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देना है। तो यानी कि मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू फॉर्म हो गई। अब फाइनली अब लिमिट्स को अप्लाई करवा दो। जब आप लिमिट्स को अप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट्स कैसे अप्लाई करवाओगे, एक दफा अप्लाई करवाओगे अपर लिमिट को, सही है ना? फिर एक दफा आपने अप्लाई करवाना है, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक दफा अप्लाई करवा दोगे आप लोअर लिमिट को, क्या अप्लाई करवा दोगे, एक दफा अब आप लोअर लिमिट को। इस तरीके से फाइनली क्या हो जाएगा, मैंने लिमिट्स को अप्लाई करवा दिया। अब देखो 2 पाई का मतलब क्या होता है। 2 पाई कहते हैं हम लोग सिंपल तरीके से 60, 2 पाई हम कहते हैं 360 डिग्री को। 2 पाई हम दुनिया में किसको कहते हैं, 360 डिग्री को। नॉर्मल सी बात है भाई, 2 पाई किसको कहा जाता है, 360 डिग्री को। तो भाई इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। देखो अब हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिट्स को अप्लाई करवा दिया। तो बाहर वाली वैल्यू एडिटिस के एडिटिस, और अंदर क्या बन गया, नेगेटिव का कॉस अंडर रूट 2 पाई, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा कॉस अंडर रूट 2 पाई। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो यही इसका क्या आ रहा होगा, फाइनल आंसर आ रहा होगा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, प्लीज मार्क इट आउट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक वर्ड आ रहा है मिसिसिपी। Do make the word arrangement such that you need to separate the vowels and separating by the s. Okay, भाई बड़ी बात है, बच्चे ने पेपर शेयर किया, मैं आपको उसकी लॉजिक बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है आपके पास एक वर्ड आ रहा है, और ये वर्ड क्या है, मिसिसिपी। आपके पास एक वर्ड आ रहा है मिसिसिपी। इस मिसिसिपी के अंदर आपने करना क्या है, आपने जो है ना मिसिसिपी वर्ड की ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि जो वॉवल्स है ना वो सेपरेटेड हो, यानी कि सारे साथ साथ ना आए। अच्छा, और साथ में जो लेटर एस है ना वो भी सेपरेटेड हो, साथ में ना आए। अब देखो पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए दुनिया में वॉवल्स क्या होते हैं। अरे भाई वॉवल्स किसे कहते हैं, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। देखो किसी भी वर्ड के अंदर या तो वॉवल्स होते हैं या कंसोनेंट्स होते हैं, सही है ना? वॉवल्स कहा जाता है मैं इंग्लिश के अंदर ए को, ई को, आई को और ओ को, ए ई आई ओ यू, बड़े फेमस 5 आपके लेटर्स होते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज दी कंसोनेंट्स। ओके, हमारे पास एग्जामिनर क्या कह रहा है कि वॉवल्स जो है ना कभी भी साथ नहीं होने चाहिए। तो अगर आप वर्ड मिसिसिपी देखो, इसमें कितने वॉवल्स आ रहे हैं, एम वॉवल होता है, नहीं होता, आई होता है, क्या एस होता है, नहीं होता, फिर आई आ रहा है, फिर देखो एस आ रहा है, नहीं होता एस, फिर आई आ रहा है, फिर पी आ रहा है, पी भी नहीं होता, फिर आपके पास आई आ रहा है। यानी कि इस वर्ड के अंदर टोटल कितने आपके वॉवल्स आ रहे हैं, 4 वॉवल्स आ रहे हैं, और चारों एक ही जैसे हैं, यानी कि चारों के चारों आई आ रहे हैं। अच्छा, यहां पे एग्जामिनर ने 2 बातें करी हैं कि वर्ड मिसिसिपी की अरेंजमेंट करो इस तरीके से कि वॉवल्स और लेटर जो एस होना ये सेपरेट हो जाए। अच्छा भाई एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई जो आपके पास वॉवल्स आ रहे हैं ना, इनको आपने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो कितने टोटल वॉवल्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। सिमिलरली उसने 2 बातें करी, उसने कहा कि वर्ड मिसिसिपी को ऐसे सेपरेट करो कि वॉवल्स को और लेटर एस अलग अलग आए, यानी कि एक साथ ना आ जाए, सही है ना? आई आई एक साथ ना आए, एस एस एक साथ ना आए। तो टोटल कितने एस के लेटर्स आ रहे हैं, टोटल मेरे पास 4 एस के लेटर्स आ रहे हैं ना। एस भी कितनी दफा आ रहा है, एस भी मेरे पास 4 टाइम्स आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। तो रिमेनिंग कितने कंसोनेंट्स बच गए, कंसोनेंट्स कितने बच गए, यानी कितने लेटर्स रिमेनिंग है, एम रिमेनिंग है और पी रिमेनिंग है, बाकी तो वॉवल्स ये एस आ गए। तो यानी कि रिमेनिंग लेटर्स कौन से हैं, एम है, नहीं तो पी और पी आ रहा है। तो अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो टोटल कितने लेटर्स होते हैं मिसिसिपी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लेटर्स है ना मिसिसिपी के अंदर। टोटल कितने लेटर्स हैं, 11। यानी कि देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है 3 3 3 और ये 11। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुमने मिसिसिपी के वर्ड को ऐसे अरेंज करना है कि तुम्हारे पास जो आई है ना ये 2 दफा एक साथ ना आ जाए, इसको अलग अलग करो। सिमिलरली एस कहीं पे भी एक साथ ना आ जाए, सेपरेटेड हो। तो अब कैसे करें इसको, भाई इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, सब
सॉल्व करने की सबसे बुनियादी लॉजिक ये कि आपको पहले तो ये मालूम हो वॉवल्स क्या होते हैं और आपसे एग्जामिनर कह रहा है। तो भाई हमने ये बात डिस्कस कर ली एग्जामिनर क्या कह रहा है। अब जरा समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, मैं आपको इसको शो कर देता हूँ कि भाई देखो हमारे पास सबसे पहले हमने वॉवल्स को देख लिया कितने वॉवल्स आ रहे हैं। जो बात मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन पूरी कर दी कि हमारे पास इस लेटर के अंदर, मिसिसिपी के लेटर के अंदर कितने वॉवल्स आ रहे हैं। हमारे पास वॉवल्स आ रहे हैं चार। कौन कौन से? चार दफा आई जो आ रहे हैं, चारों वॉवल्स हैं। बाकी कंसोनेंट क्या बच गया? कंसोनेंट के अंदर देखो मेरे पास, अगर मैं आपको वर्ड शो करूं ना, अगेन मैं आपको अगर वर्ड शो करूं, मेरे पास वर्ड क्या है? वर्ड है मेरे पास मिसिसिपी। ये मेरा वर्ड आ रहा है। मेरा वर्ड क्या है? मेरा वर्ड आ रहा है मिसिसिपी। ये मेरा वर्ड आ रहा है ना। अब देखो इस मिसिसिपी के अंदर चार वॉवल्स आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे कंसोनेंट्स हैं। एक दफा एम आ रहा है, चार दफा एस आ रहा है, दो दफा पी आ रहा है। तो अब हम लोग पॉसिबल ग्रुपिंग चेक करते हैं कि भाई दो तरीकों कार से हम इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। या तो पहले वॉवल्स आ जाएं फिर कंसोनेंट्स आ जाएं, या फिर पहले कंसोनेंट्स आ जाएं और फिर वॉवल्स आ जाएं। तो अगर मैं अरेंजमेंट निकालने पे जाऊं, चूंकि सारे के सारे वॉवल्स एक ही जैसे हैं, भाई चार वॉवल्स हैं, चारों के चारों आई आ रहे हैं ना, तो चूंकि तमाम के तमाम वॉवल्स क्या आइडेंटिकल है, खाली एक ही तरीके का आ रहा है इसको अरेंज करने का। अच्छा, सिमिलरली कंसोनेंट्स को कैसे अरेंज कर सकता हूं? अगर मुझे कंसोनेंट्स को अरेंज करना है तो उनको अरेंज करने का तरीकेकार क्या होगा कि देखो हम इसकी परमुटेशन निकाल लेंगे डुप्लीकेट फॉर्मूले के ऊपर कि देखो कितने टोटल कंसोनेंट्स बन रहे हैं। टोटल कितने कंसोनेंट्स हैं? चार और एक पांच, और पांच में दो का इजाफा करूंगा तो टोटल कंसोनेंट्स आ रहे हैं सात के बराबर। टोटल कंसोनेंट्स कितने आ रहे हैं? सात के बराबर। तो हमने क्या करा, इसकी परमुटेशन निकाल ली। कैसे निकाली? 7 फैक्टोरियल ऊपर आया, नीचे रिपीटेड लेटर्स क्या आ रहे हैं? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 105। 105 कैसे आया इसको भी समझ लो कि 7 फैक्टोरियल को अब एक्सपेंड करवाओगे कहां तक? 4 तक। तो क्या बन जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 4 पे ले जाके रोक दूंगा ताकि नीचे वाला 4 फैक्टोरियल इसको कैंसिल आउट कर दे। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। 2 फैक्टोरियल होता है 2 के बराबर। 2 1 2 3 6। 7 3 क्या होता है? 7 3 21 होता है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। 21 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 5 1 5 और 5 2 10, तो 105 बन गया। तो यानी कि देखो हमारे पास सिंपल तरीके से कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट क्या आ गई? 105 के बराबर करा। कि अब हमने क्या करा, अब फाइनली देखो मेरे पास सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई फर्दर कैसे करा। हमने सिंपल तरीके से क्या करा, 105 को मल्टीप्लाई करवा दिया किसके साथ? 1 के साथ। 105 किसकी परमुटेशन है? कंसोनेंट्स की। देन वॉवल्स की अरेंजमेंट क्या है? क्योंकि चार के चार वॉवल्स आ रहे हैं और चारों के चारों सिमिलर हैं, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 1 के बराबर आई है ना, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर पाया। और इसको मल्टीप्लाई 2 से क्यों करवाया? क्योंकि देखो दो ग्रुप्स आ रहे हैं, एक आ रहा है कंसोनेंट का ग्रुप, एक आ रहा है मेरे पास किसका ग्रुप? एक आ रहा है मेरे पास वॉवल्स का ग्रुप। दैट्स द रीजन कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 210 के बराबर। जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी सेम चीज आ रही है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुमने अपने वर्ड मिसिसिपी को सेपरेट करना है किसके ऊपर? कंसोनेंट्स के ऊपर और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनके ऊपर, यानी कि एस के ऊपर। तो कैसे सेपरेट करवाया आपने? इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, क्योंकि दो ग्रुप्स गिवन है आपको, दो इंडिविजुअल ग्रुप्स गिवन है, तो आपके पास जो कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट आई, जो वॉवल्स की अरेंजमेंट है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, सिंपल तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि लिमिट एक्स तुम्हारी अप्रोच करिए कहां पे? जीरो के ऊपर। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई मॉडुलस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 1। तो भाई अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट रूल अप्लाई करूं तो उसके ऊपर, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो नेगेटिव के ऊपर, तो जाहिर सी बात है ऊपर तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर मेरा आंसर आ जाएगा नेगेटिव का जीरो। और नीचे डिवीजन के अंदर अगर मैं देखूं, जीरो एक्स की जगह पे जीरो प्लॉट करूंगा तो 2 इंटू 0 माइनस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा। यानी कि आपके पास जीरो डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसकी लिमिट का आंसर क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। देन एग्जामिनर कह रहा है साइन हाइपरबोलिक। भाई ये दूसरा तीसरा पेपर मेरे पास आ रहा है, साइन से कहता है कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो आपके पास डेरिवेटिव में एग्जामिनर पूछा ना कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला डेरिवेटिव में बताओ किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है? ये होता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के बराबर। मगर चूंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि डेरिवेटिव में पूछा था या नहीं पूछा था, मैं आपको इसका दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा देता हूं। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना विदाउट डेरिवेटिव सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, ये बराबर होता है किसके? ई की पावर एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई की पावर एक्स, फिर माइनस का साइन, फिर ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय 2 के। सिमिलरली अगर कभी भी आपसे कोई बंदा पूछे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का सिंपल फॉर्मूला क्या है ट्रिगोनोमेट्री बेस, तो ये फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस का साइन ई की पावर नेगेटिव एक्स डिवाइडेड बाय 2। और अगर कोई बंदा आपसे ये पूछे कि टेंजेंट हाइपरबोलिक फंक्शन का आपके पास सिंपल फॉर्मूला क्या है, तो आप साइन हाइपरबोलिक डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक कर दीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा। बाकी फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स नेगेटिव का ई की पावर नेगेटिव एक्स, और नीचे डिवीजन में ई की पावर एक्स प्लस का ई की पावर नेगेटिव एक्स। ये तीनों फॉर्मूलाज मैंने डेरिवेटिव के अंदर भी आपको पढ़ाए हुए होते हैं। तो भैया ये फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लो कौन सा फॉर्मूला पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि डेरिवेटिव है कि नहीं है, तो भाई नहीं लिखा हुआ, तो भाई दोनों फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि साइन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या होता है। भाई इंटीग्रेशन के अंदर साइन का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव का कॉस इंटू एंगल प्लस का सी। अच्छा, ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा?
देखो बेटा, e की पावर sin x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? सिंपल, डेरिवेटिव में नेचुरल एक्सपोनेंट फॉर्मूला। एक दफा आपने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को एडिट लिखना है, फिर बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके आप पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो sin x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? cos x के बराबर होता है। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा कि भाई एक दफा अपने ओरिजिनल फंक्शन को लिखोगे, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर एफ एक्स की वैल्यू बराबर है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 1 के, और अगर तुम्हारे पास एफ एक्स बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? x प्लस 1 के, तो बताइए तुम्हारा आंसर क्या होगा? यानी कि भैया अगर एफ एक्स किसके बराबर है? x प्लस 1 के। अब देखो यहां पे हो सकता है बच्चे ने गलती ये करी हुई है कि उसने आपको डोमेन से डिफाइंड नहीं करी हुई, बट मैं चलो क्वेश्चन की लॉजिक आपको बता देता हूं। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई तुमने करना क्या है, तुमने एफ एक्स की जगह के ऊपर क्या प्लॉट करना है? एक्स प्लस वन को, यानी कि आपने एफ एक्स की जगह पे क्या प्लॉट करना है? एक्स प्लस वन को। तब बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा? तो आइए करके चेक कर लेते हैं। तो भाई जहां जहां एक्स आ रहा है ना, वहां पे आप एक्स प्लस वन को डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर में हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस का थ्री, अगेन एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन, फिर आगे हो जाएगा मेरे पास सिंपल माइनस का 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे हो जाएगा प्लस का 2x, आगे हो जाएगा प्लस का 1, फिर आगे हो जाएगा माइनस का 3x, आगे हो जाएगा माइनस का 3, और आगे हो जाएगा माइनस का 1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाने पे जाऊं तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का x। ओके, और प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, तो यहां पे क्या बचेगा? सिंपल माइनस का 3। तो ये इसका आंसर बनता है अगर तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ऑब्वियसली जब आप पेपर सॉल्व करोगे क्वेश्चन में क्लियर होगा। तो बच्चे ने यहाँ पे कहा हुआ है आंसर वाज सेम एज द क्वेश्चन, बट अगेन डिपेंड करता है कि भाई क्वेश्चन के अंदर मुझे नहीं क्लैरिफाई होता कि क्वेश्चन में एक्जैक्टली ये चीज आपको गिवन थी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे ने यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिया हुआ है। तो जितना क्वेश्चन मुझे पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे डोमेन आपको चेंज करनी है, आपने सिंपल डोमेन के अंदर एक्स प्लस वन डाल दो, तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करवा लीजिए, तो ये उसके ऊपर ये आंसर आपका बनेगा। सिंस यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि सीरीज और कन्वर्जेंट से सर, सीरीज में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट था। भाई लाजमी तौर पे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के चाहिएगा, ये कॉन्सेप्ट पेपर में बहुत आता है सीरीज के अंदर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का। इसके अलावा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर्स का टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मेरे वेक्टर्स का जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैंने करवाया हुआ होगा, इसकी शॉर्टकट्स भी करवाई भी होंगी। ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी करके जाओ। जब कभी भी दुनिया के अंदर आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिप्ड क्या होता है? आपके पास सिंपल तरीके जीरो के बराबर हो जाता है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ था, देखो अगेन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट गिवन है। एक क्वेश्चन शायद एरिया अंडर द रीजन का था, यानी कि एरिया रीजन का, शेडेड रीजन का था। तो भाई शेडेड रीजन के मैंने दो लेक्चर डाले हुए हैं, उनको लाजमी कवर कर लीजिए। इलिप्स पैराबोला कोऑर्डिनेट के 10 से 15 क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और इलिप्स और पैराबोला के 10 से 15 क्वेश्चन से। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट गिवन है, एस इन्फिनिटी यानी कि सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट था। पीरियड ऑफ टेंजन एक्स प्लस वाई 5 आपसे पूछा हुआ था, पीरियड ऑफ द टेंजन एक्स प्लस 5 कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो भाई पीरियड ऑफ टेंजन एक्स प्लस 5 क्या होगा? एग्जामिनर सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि देखो कभी भी आप किसी भी कांस्टेंट को अगर आप एंगल में ऐड कर दो उससे पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेंजन का ओरिजिनल पीरियड क्या होता है? पाई के बराबर, वही सेम क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखो टेंजन का जो ओरिजिनल पीरियड है वो क्या है? पाई है। तो अगर टेंजन एक्स प्लस 5 का को पीरियड निकालना है, तो एक्स प्लस 5 का मतलब क्या है कि भाई ये कांस्टेंट आप खाली ऐड कर रहे हो। तो कोई कांस्टेंट अगर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फेज शिफ्ट होने से आपके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल कोई कांस्टेंट आपके एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड ना हो रहा हो, तब पीरियड पे फर्क पड़ता है। अदरवाइज तो पीरियड आपका सेम रहेगा, तो यानी कि पीरियड क्या हो जाएगा? पाई के बराबर। दो क्वेश्चंस आ रहे थे सर, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, एंगल हैविंग द ऑल साइड कॉन्करेंट, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन गिवन था कि सर टेंजन 3 डिवाइडेड बाय 9 अगर बराबर है। ओके, मैं क्वेश्चन को बता देता हूं। एक और क्वेश्चन में बच्चा बता रहा है कि सर एक क्वेश्चन गिवन था कि भैया मेरे पास टेंजन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 3 डिवाइडेड बाय 9 के। तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3/9 का मतलब क्या है? 3 1 3 होता है और 3 3 9, यानी कि टेंजन थीटा की वैल्यू गिवन थी 1/3 के, तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। हमें ये बात मालूम है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक। तो भाई दे पेंटेड ब्लैक, दे पेंटेड ब्लैक, यानी कि पी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। तो हमें मालूम है दुनिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर है किसके? पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? मैं हाइपोटेन्यूज यहां से निकाल लेता हूं, परपेंडिकुलर 1 के बराबर है और बी बराबर है किसके? 3 के, 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का 1 बन गया 10, यानी कि आपके पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? √10 के बराबर। अब अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा क्या होता है दुनिया के अंदर? कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस बराबर है किसके? 3 के, हाइपोटेन्यूज बराबर है √10 के। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है उसको इस पैटर्न पे हम सॉल्व करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे पेंटेड ब्लैक। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है ना, इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगेन अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चों को
लगेगा टाइम सकर है, बच्चों को क्या लगेगा कि भाई ये एक टाइम सकर आ रहा है, मगर है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है ई की पावर में ln x स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है ई की पावर में ln, ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 1 और बाहर आ रहा है माइनस का 1। 90% बच्चा क्वेश्चन गलत सॉल्व करके आएगा, बच्चा बेचारा परेशान, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, नस के अंदर। हालांकि हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर दुनिया के अंदर ई की पावर पे कोई भी वैल्यू आ जाए, भाई ई की पावर में कभी भी अगर ln आ जाए, ई की पावर में कभी भी ln आ जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ln होता है लॉगरिथम हैविंग अ बेस ई, तो नेचुरल एक्सपोनेंट जो ई होता है ना, अगर उसकी पावर में ln आ जाए तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। ई की पावर में कभी भी ln आ जाए, दोनों एक दूसरे को काट देते हैं। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया ऊपर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो ये नीचे x प्लस का 1 एज इट इज आ जाएगा और माइनस का 1 एज इट इज। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस के 1 को काटेगा, सिंपल x बच गया। इस x से स्क्वायर कट गया तो खाली ये x आ गया, यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म पे अगर इसको लिखोगे तो खाली क्या बच रहा है, x बच रहा है। अब x का डेरिवेटिव ले लो, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफा आ चुका है नस के अंदर, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पास पेपर में कवर करवाया हुआ है। तो भाई ये तमाम बातें वो होती है जो मैं अपने बैचेस में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रहा होता हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपको प्रॉपर्ली हर चीज गाइड की जाए, पढ़ाई जाए, आपको तमाम शॉर्टकट्स पढ़ाए जाए, तो लाजमी तौर के ऊपर आप न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की इंट्रोडक्शन क्लासेस इस फ्राइडे से स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रॉपर क्लासेस अगले फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 14 फेब से। तो लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करें। इस बैच की खास बात क्या है कि बेटा लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, वो तमाम कॉन्सेप्ट जो आपने कभी नहीं पढ़े हुए, एप्टीट्यूड का तमाम मटेरियल आपको दिया जाएगा, आपको तमाम चीजें लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी पढ़ाएगी। इसके अलावा सबसे खास बात, आप चाहे नस का नेट 3 की तैयारी करें, नेट 4 की करें, फास्ट की करें, यूईटी की करें, कॉन्सेप्ट की करें, जीआईके की करें, प्यास की करें, एनईटी की करें, आईबी की करें, आपके पास कोई भी पाकिस्तान की जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, आपको हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाई जाएगी। इस एक फीस के अंदर आपको पाकिस्तान की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी। सबसे खास बात क्या होती है कि भाई नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नॉर्मली जो ये टीचर्स होते हैं, क्या करते हैं भाई, 2 महीने के कोर्स की फीस है, 3 महीने के कोर्स की फीस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फीस है बेटा, ये आपके पास टिल सितंबर तक होगी, यानी कि आपने इस फीस की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं पूरे साल तक, जितने उनके एडमिशन चल रहे होंगे, सबके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो, उन सबकी तैयारी कर सकते हो। आपका कोर्स ऑल 2 महीने में 3 महीने में कवर करवा देंगे, मगर उसके बाद मल्टीपल टाइम लाइव क्लासेस में कोर्स कवर होगा। इसके अलावा सबसे खास बात, आपको प्रॉपरली आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। खाली टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बेटा हमसे 1.5 लाख रुपए उठाता है महीने के, तो भाई आपके प्रॉपरली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे प्रॉपर टाइमर के साथ, जिस तरह नस का टेस्ट होता है, फास्ट का टेस्ट होता है, आईबी का टेस्ट होता है, एनईटी का, मेरान का, यूईटी का, जीआईके का टेस्ट होता है, सेम पैटर्न के ऊपर आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, चाहे वो प्याज यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, चाहे वो एनटीएस का टेस्ट हो। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप इस बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सेकंड नंबर के ऊपर हमारे प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, चाहे वो वीकली बेसिस के ऊपर हो, चाहे मंथली बेसिस के ऊपर हो, चाहे हमारे पास वो ईयरली बेसिस के आपके टेस्ट आ रहे हो, यानी कि कंप्लीट बुक के, क्वार्टरली बुक के, हाफ ईयरली बुक के। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सबसे खास बात, हमारे डाउट सेशंस होते हैं, उन डाउट सेशंस के अंदर आप अपने प्रॉपर्ली क्वेरीज को पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास में कोई चीज समझ में नहीं है, या कोई प्रैक्टिस मटेरियल आप सॉल्व कर रहे हो, कोई टीपी भी आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप फंस गए, तो आप डाउट सेशन में उसको भी क्लैरिफाई कर सकते हो। पाकिस्तान के बेस्ट जो टीचर्स होते हैं वो डाउट सेशन में पढ़ाते हैं। मैं खुद मैथ्स के आपके प्रॉपर लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ, सर बिलाल या फिजिक्स की, सर साद वकार केमिस्ट्री की, या आपके पास इंग्लिश के अंदर हमारे पास ए लेवल्स के बड़े मशहूर एक टीचर है वो पढ़ाते हैं, या फिर जोहा जैन पढ़ाती हैं, जो खुद आईबी लम्स की, आईबी की ग्रेजुएट ने, शी इज अ वेरी टैलेंटेड लेडी, वो नस बिजनेस स्कूल के और आईबी के बैचेस को डील करती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ी फैकल्टी है जिसमें पाकिस्तान के टॉप के टीचर्स अवेलेबल है। मैं अक्सर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, आप उसको देखें जाके फैकल्टी को। ऐसी फैकल्टी अगर पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी मिले इस तरह की कम तरीन फीस के ऊपर, विद अ प्रॉपर गाइडेंस स्ट्रक्चर, विद अ प्रॉपर मटेरियल स्ट्रक्चर, तो आप बिल्कुल आप वहां पे ज्वाइन करिए, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा। हमारे पास ज्वाइन करने का फायदा क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह नस के अंदर नेट नंबर 1 के अंदर 162 का स्कोर अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह नस बिजनेस स्कूल के अंदर 165 का स्कोर आया। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट के अंदर पहली पोजीशन हो, चाहे वो एनईटी के अंदर पहली पोजीशन हो, चाहे वो आईबी के अंदर पहली पोजीशन हो, चाहे वो जीआईके के अंदर टॉप 20 के अंदर पोजीशन हो, चाहे वो जीआईके के अंदर 8वीं पोजीशन हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एग्जिस्ट करती है। एनटीएस कॉन्सेप्ट्स की जो पहली पोजीशन है वो मेरे पास आई हुई है। तो ये तमाम फैसिलिटीज होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जिनका बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। आज के नस के एग्जाम के अंदर जो एक और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, जो मल्टीपल बच्चों ने शेयर किया, वो क्या था कि देखो समीशन का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। अब बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं होता समीशन किसे कहते हैं। देखो याद रखिएगा, समीशन में जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू। समीशन में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होता है, एंडिंग वैल्यू, फिनिशिंग वैल्यू। और समीशन के सामने जो फंक्शन लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है टाइप ऑफ द फंक्शन।
अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा समेशन स्टार्ट हो रहा है जीरो से, एंड हो रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, और फंक्शन की टाइप क्या है, ई की पावर नेगेटिव एन। तो कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो अब रिलेशन देखो बन क्या रहा है आपके पास से, क्या बन रहा है, सबसे पहले बनेगा ई की पावर में नेगेटिव का जीरो, फिर उसके बाद क्या बनेगा बेटा, उसके बाद ही मेरे पास फॉर्म हो जाएगा फर्दर जब मैं आगे जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के समेशन का मतलब है ऐड, यानी कि सम की सीरीज चल रही है, प्लस का साइन, फिर आगे हो जाएगा ई की पावर के अंदर नेगेटिव का वन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ई की पावर में नेगेटिव का टू। इस तरीके से हमारी ये फनकारी क्या होगी, चलती जाएगी। क्योंकि देखो समेशन का मतलब क्या होता है, सीरीज का होना ना, सीरीज है, तो स्टार्टिंग वैल्यू जीरो से हो रही है और एंडिंग वैल्यू क्या इन्फिनिटी तक, यानी कि चलती जाएगी। तो अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर जीरो हो तो इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर जीरो, इसका मतलब होता है वन। ई की पावर नेगेटिव वन का मतलब क्या है, ये होगा वन बाई ई के बराबर। ई की पावर नेगेटिव टू का मतलब क्या है बेटा, ये है ई की स्क्वायर के बराबर, प्लस का साइन डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, सिंप्लीफाई करना है इसको बहुत ही आसान है। कैसे? कि आप सिंपल सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, देखो इन्फिनिटी तक की सीरीज जा रही है और समेशन के अंदर ई आ रहा है। देखो ई की, ई क्या है, एक नेचुरल एक्सपोनेंट है, ई क्या है, यूलर्स नंबर है। ई की अपनी वैल्यू क्या होती है, 2.712। कभी भी दुनिया में अगर डिनोमिनेटर के अंदर आपकी वैल्यू बड़ी आ जाए न्यूमरेटर के मुकाबले में, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या होता है, छोटा होता है। और यहां पे देखो हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो क्या हो रही है, वो इस तरह उसके ऊपर स्क्वायर आता जा रहा है, फिर पावर क्यूब, फिर पावर फोर, और ये चलता जाएगा कहां तक, अब तक इन्फिनिटी तक। तो भाई यानी कि इन्फिनिटी की सीरीज फॉर्म हो गई और हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है, इसका मतलब क्या है, सम टू इन्फिनिटी का कांस्टेंट फॉर्म हो गया। तो भाई मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? कि देखो मेरे पास यहाँ पे जो पहली वैल्यू आ रही है ना, ए किसके बराबर है, ए बराबर है वन के। आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा मेरे पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है वन बाई ई के बराबर, फर्स्ट टर्म है वन के बराबर, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, वन बाई ई के बराबर। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस का आर। तो बेटा ए की वैल्यू है वन के बराबर, वन प्लस वन माइनस का आर, आर किसके बराबर है, वन बाई ई के। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवा लूं, ऊपर आ गया वन का वन, नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कैसे लोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। तो बेटा सिंपल वे में नीचे क्या आ जाएगा, ई का ई, और यहां पर आ जाएगा ई माइनस का वन। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। भाई दिखने में एक बहुत ही आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, बट है बहुत ही सिंपल सा। कि सिंपल आपने क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक है। और क्वेश्चन जो आज नस्ट के पेपर में पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या था, एग्जामिनर कहता है कि भाई हमारे पास एक टर्म आ रही है टी एन इज इक्वल टू थ्री की पावर में एन। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक टर्म आ रही है ना टी एन इज इक्वल टू थ्री की पावर एन, तो बताइए किस तरह का सीक्वेंस है, ये एपी का सीक्वेंस होगा, जीपी का होगा, एचपी का होगा। अब देखो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप थ्री की पावर जीरो करके चेक कर लो। थ्री की पावर जीरो का मतलब क्या है, वन का होगा। अगर मैं थ्री के अंदर एन की जगह पे वन रखता हूं तो थ्री आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे पावर में टू रखता हूं तो क्या बन जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन बन जाएगा। अगर मैं पावर में थ्री रखता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो भाई मेरे पास यानी कि सीक्वेंस क्या बन गया, वन कॉमा थ्री कॉमा नाइन कॉमा 27। तो ये सीक्वेंस कैसा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस उसमें सिमिलर नहीं है, तीन में से एक निकालूंगा दो बचेगा, नौ में से तीन निकालूंगा दो नहीं आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं है। कॉमन रेशियो चेक करते हैं, थ्री डिवाइडेड बाय वन थ्री आएगा, ओके। इन दो टर्म्स के ऊपर चेक करते हैं, नाइन डिवाइडेड बाय थ्री अगेन थ्री आएगा, 27 डिवाइडेड बाय नाइन अगेन थ्री आएगा। यानी कि कॉमन रेशियो थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। इसका मतलब ये किसका सीक्वेंस आ रहा है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस आ रहा है। दैट्स द लॉजिक। और क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पोर्शन जो है नस्ट के अंदर पूछा गया, ये क्वेश्चन था, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई cos 36 डिग्री आ रहा है, प्लस का आयोटा और देन आगे मेरे पास आ रहा है sin 36 डिग्री, सही है। और होल पावर में आपके पास एग्जामिनर कहता है क्या चीज मौजूद है, 15 डिग्री मौजूद है। एग्जामिनर कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ तो मानेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा डिमोवर्स थ्योरम के ऊपर। डिमोवर साहब ने मरने से पहले क्या फरमाया था, डिमोवर साहब ने मरने से पहले कहा था कि बेटा कभी भी आपको अगर डिमोवर्स थ्योरम अप्लाई करना है तो जो भी आपकी पावर में वैल्यू होती है ना, वो आपके एंगल्स का मल्टीपल बन जाती है। तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, 36 को जाके 15 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 5 6 30 का जीरो, थ्री कैरी, 5 3 क्या बन गया 15, 15 में तीन का इजाफा करोगे 18, क्रॉस का क्रॉस, 6 1 6 एंड 3 1 3। तो ये हो गया मेरे पास जीरो का जीरो, आठ और छह। आठ में अगर मैं छह का इजाफा करूंगा तो क्या बनेगा, 14 बन जाएगा, चार का चार, एक कैरी यहाँ पे। फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो, तीन और एक चार और एक पांच, तो ये बन गया 540। यानी कि भैया अकॉर्डिंग टू डिमोवर्स थ्योरम ये क्या बन गया, ये बन गया cos 540 डिग्री प्लस का आयोटा और आगे क्या आ गया sin 540 का sin 540। अब देखो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करें, अगेन बहुत बेसिक ट्रिक है भाई, अभी हमने आज ही क्लास के अंदर पढ़ी। कभी भी आपके पास अगर 360 डिग्री से बड़ा एंगल आ रहा हो तो आप करते क्या हो, आप सिंपल तरीके से उसको 360 में से माइनस करवा दो। तो अगर माइनस करवाऊंगा तो क्या बनेगा, जीरो का जीरो,
एक कैरी लोगे, 14 में से 6 अगर मैं निकालूंगा, देखो भाई 14 में से जब कभी 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, और 4 में से 3 जब निकालोगे तो 1 बचेगा, यानी कि क्या बन गया, ये बन गया 180 डिग्री। क्योंकि देखो 540 डिग्री जो है ये 360 से बड़ा एंगल है, तो हमने क्या करना है, क्योंकि 360 के बाद एंगल रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमने 540 में से 360 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग एंगल बचता है 180 का, जो यहाँ पे आ गया कॉस 180 प्लस का आयोटा, और यहां पर आ गया देन साइन 180 डिग्री। अब देखो फर्दर कैसे सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करना आसान है, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाई थी, दोबारा बता देता हूं कि देखो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या एंगल होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास होता है 0, या फिर आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल होते हैं, 0 होता है यहाँ पे, और 360 होता है, यहाँ पे क्या होता है 180 होता है, वाइल आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री होता है और 270 होता है। एक शॉर्टकट ध्यान में रखिएगा कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा याद रखिएगा जो साइन का फंक्शन होता है ना, वो एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल क्या देगा, हमेशा 0 देगा, यानी कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। सिमिलरली जो साइन का एंगल वाई एक्सिस पे एंगल देगा, वाई एक्सिस का मतलब क्या है, 90 और 270, तो अगर ऊपर वाली दिशा के अंदर है यानी कि प्लस के वाई के अंदर है तो पॉजिटिव का 1 देगा, अगर नेगेटिव के वाई के ऊपर है तो नेगेटिव का 1 देगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड कॉस का क्या सिनेरियो होता है कि बेटा देखो जो कॉस होता है ना, कॉस एक्स एक्सेस के ऊपर हमेशा क्या देगा, 1 और -1, यानी कि अगर तो पॉजिटिव के एक्स के अंदर है तो 1 देगा, नेगेटिव के एक्स के ऊपर है तो नेगेटिव का 1 देगा। वाइल कॉस जो वाई एक्सिस पे एंगल देता है वो 0 का देता है। तो अब जरा और से बात समझो, मुझे अगर कॉस 180 निकालना है तो कॉस 180 किसके बराबर होगा, हमेशा याद रखिएगा कॉस, तो बेटा देखो हमारे पास जो कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉस 180 कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कॉस एक्स एक्सिस के ऊपर कैसा एंगल देता है, 1 और -1 का, चूंकि ये नेगेटिव के एक्स के अंदर है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 1 होगा, फिर प्लस का आयोटा एडिटिस का एडिटिस। साइन 180 क्या होगा, देखो साइन एक्स एक्सिस पे कैसी वैल्यू देता है, 0 के बराबर, तो यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, नेगेटिव का 1 प्लस का 0 आयोटा, या फिर आप इसको अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 1 0 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे, आज हमारे पास नस्ट के अंदर भाई हाइपरबोलिक फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आए। एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर पूछा गया, ये क्वेश्चन था कि भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव के अंदर क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर प्लस का 1। खुदारा हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पढ़ के चले जाओ, हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स के फॉर्मुलास पढ़ के चले जाइएगा, आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे, मैंने कवर करवाए हुए हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कि भैया कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1 डिवाइडेड बाय देन अ सिंबल ऑफ मॉडुलस इनटू फंक्शन, और फिर अंडर रूट के अंदर हमारे पास होता है 1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर, ये होता है कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला। तो भाई कुछ करो ना करो, हाइपरबोलिक इनवर्स के, हाइपरबोलिक के नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मुलास पढ़ के लाजमी तौर पे आप जाएं, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन जो आज नस्ट के अंदर पूछा गया जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हुए थे, भाई ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है, ये बहुत ज्यादा पेपर में आजकल नस्ट के अंदर आ रहा है, ये थ्योरी का एक एमसीक्यूज है जो कि नस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि भैया आपको मालूम होना चाहिए कि जो dy बाय dx का सिंबल था ना, ये किसने इजाद किया था। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो डेरिवेटिव का सिंबल होता है ना dy बाय dx का, या फिर किसी भी फंक्शन के ऊपर जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हो, इस सिंबल को इजाद किसने किया था, किस साइंटिस्ट ने बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नस्ट के अंदर आ रहा है, आज के अंदर 4 से 5 बच्चों के पेपर में क्वेश्चन आया। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो डेरिवेटिव का सिंबल था ये इजाद किया था लेबनीज ने। किसने इजाद किया था बेटा, लेबनीज ने। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया वो ये था कि हमारे पास जो डी एफ एक्स का फंक्शन है, यानी कि भैया जो डी एफ एक्स फंक्शन है इसको किसने बनाया था, यानी कि डी एफ एक्स फंक्शन जो डिफरेंशियल फंक्शन है इसको किस साइंटिस्ट ने इजाद किया था। तो याद रखिएगा ये जो फंक्शन है ये बनाया था कैची ने। किसने बनाया था, कैची ने। ये 2 एमसीक्यूज आज पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे गए। एक और आपके पास जो फंक्शन होता है ये भी पेपर के अंदर आ चुका है पहले, कि आपके पास जो एफ प्राइम एक्स का फंक्शन था, एफ प्राइम एक्स का, यानी कि फंक्शन का एक दफा अगर आप डेरिवेटिव ले लो तो ये जो फंक्शन था ये किस साइंटिस्ट ने इजाद किया था, किस साइंटिस्ट ने नोटेशन यूज करी थी कि फंक्शन का अगर आप 1 टाइम डेरिवेटिव लेते हो उसको हम क्या कहते हैं, एफ प्राइम एक्स कहते हैं, या फिर आप उसको वाई प्राइम कहते हो। ये इजाद किया था बेटा लग्रांज ने। किसने किया था, इसको लग्रांज भी कहते हैं, इसको लग्रांज भी कहते हैं। ये इजाद किया था किस साइंटिस्ट ने, लग्रांज ने ये उन्होंने किया था। और आपके पास जो एक्स का फंक्शन होता है ये किसने इजाद किया था, ये न्यूटन ने इजाद किया था। ये फंक्शन किस साइंटिस्ट ने इजाद किया था, न्यूटन ने। ये आपकी सेकंड ईयर की जो मैथ्स की किताब है ना, पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 2 के अंदर है और सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। तो भाई ये टेबल्स आपके बने हुए हैं, ये एग्जैक्टली इस टेबल के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो ये 4 एमसीक्यूज कर लो बेटा, ये 4 एमसीक्यूज बहुत पेपर में आ रहे हैं, तो खुदारा इन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के अंदर नंबर अपने स्ट्रॉन्ग रखो। ये फ्री का नंबर है, फ्री के मुफ्त के नंबर। बेटा एक और क्वेश्चन जो आज पेपर के अंदर पूछा गया, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर 5 की पावर के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका डेरिवेटिव बताइए। तो भाई
कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हो? कॉमन एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या होता है कि एक दफा आप कॉमन एक्सपोनेंट को ऑलरेडी लिखते हो, फिर सिंपल तरीके से आप ln अप्लाई करते हो, जो भी आपके पास बेस वाला नंबर होता है उस पे ऊपर आप ln अप्लाई करते हो, और बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात बढ़ती आगे, आगे जाके पावर में जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 का 5 पावर में एक्स स्क्वायर इंटू ln 5, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आना था। सिमिलरली एक और क्वेश्चन जो अभी पेपर के अंदर मुझे एक और बच्चे ने भी अभी भी पेपर भेजा, उसके अंदर क्वेश्चन ये गिवन था कि e की पावर के अंदर 4 इंटू एक्स क्यूब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जामिनर इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो भाई अगेन इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर सॉल्व करवाया। ये नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ रहा है। नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि एक दफा आपने पावर में आने वाली टर्म का एक दफा आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन को एडिट लिखना है। यानी कि कभी भी अगर आपको नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेना है ना, तो जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, एक दफा उसको एडिट लिखोगे, फिर आपने डायरेक्टली क्या करना है? पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेने पे मूव करना है। तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास e की पावर के अंदर 4x क्यूब, और 4x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? ये हो जाएगा 4 3 12 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। ये इसका सिंपल सा आंसर था। याद रखिएगा, कॉमन एक्सपोनेंट का और नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इनके डेरिवेटिव पूछे जाते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर नेचुरल नंबर की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे? एक दफा नेचुरल नंबर को एडिट लिखोगे और फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। वाइल अगर दुनिया में कोई भी नंबर आ जाए सिवाय नेचुरल नंबर के, उसकी पावर में अगर फंक्शन आ रहा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि एक दफा ओरिजिनल फंक्शन को एडिट लिखते हैं, फिर ln अप्लाई करते हैं नीचे वाली टर्म के ऊपर, और फिर पावर में आने वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, और ये कॉन्सेप्ट भी नस में बहुत आता है, तो इसको भी मैं साथ ही बता देता हूं। आज भी बच्चों के पेपर में आया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि साइन एक्स पावर में आ रहा है कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में बेटा कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ रहा है, सर हाशिम की बड़ी फेमस शॉर्टकट है, ये मैथमेटिक्स शॉर्टकट है भाई, फंक्शन की पावर में फंक्शन आ रहा है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक है। ट्यूशन वाले बाजे बाजियों से पढ़ोगे ना या किसी और टीचर से, वो बोलेगा कि भाई एलन अप्लाई करके सॉल्व करो, नहीं, इतना फालतू टाइम नहीं है। इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या होती है कि कभी भी दुनिया में अगर फंक्शन की पावर के अंदर क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए, इसको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी क्या है, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट क्या है? कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा आपने क्या काम करना है, एक दफा आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन को लिखना है, सही है ना? एक दफा आपने अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को लिखना है, फिर पावर में जो फंक्शन आ रहा है उसको लिखोगे, फिर डिवीजन में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर आपके पास जो पर्टिकुलरली बेस में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, बीच में साइन लगाओगे, प्लस का एलन लिखोगे, जो बेस वाला फंक्शन आ रहा है वो एलन का फंक्शन बन जाएगा, एंड देन पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। आप मेजॉरिटी टीचर्स को सुनोगे ना, वो पता है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि भैया एलन अप्लाई करके सॉल्व करो। इतना फारिग टाइम आपके पास होने नहीं चाहिए कि आप एलन अप्लाई करके सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने की शॉर्टकट है, उस पर हमेशा सॉल्व करेंगे इसको, सही है ना? तो अब देखो, साइन एक्स की पावर में अगर कॉस एक्स आ रहा है तो ये आपका बेस का फंक्शन है, आपकी पावर का फंक्शन है, इसको विद इन सेकंड्स पे कैसे सॉल्व करोगे? एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, फिर बेटा आप क्या करोगे? पावर में आने वाले फंक्शन को लिखोगे, फिर बेस वाले फंक्शन को लिखोगे। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स के बराबर, बीच में लगाओगे प्लस का साइन एलन की वैल्यू। अब देखो, जो भी बेस वाला फंक्शन है वो एज इट इज एलन के अंदर डालोगे, और फिर पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव का साइन एक्स। ये आपका फाइनली आंसर आ गया विद इन सेकंड्स के ऊपर, विद इन सेकंड्स के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में भाई। लेट सपोज एक दफा क्वेश्चन आया था, नस्ट के अंदर ही आया था, टेंजन एक्स की पावर में एक्स आ रहा है, एग्जामिनर कह रहे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? अगेन दोबारा समझ लो कि भाई एक दफा आपने अपने ओरिजिनल फंक्शन को लिखना है, टेंजन एक्स की पावर एक्स को, फिर जो पावर में फंक्शन आ रहा है उसको लिखा, देन आपने जो बेस में फंक्शन आ रहा है उसको लिखा। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके बेस वाले फंक्शन का, बेस का मतलब नीचे वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लोगे। तो टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, प्लस का साइन लगाओगे, एलन का एलन, जो बेस में फंक्शन आ रहा है ना वो क्या बन जाएगा? एलन का फंक्शन बन जाएगा। फिर आगे जाके आपने करना क्या है, जो आपका पावर वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव लोगे, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से होता है 1 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। दैट्स हाउ वी ऑलवेज सॉल्व दी पावर पावर फंक्शन कॉन्सेप्ट, दैट्स हाउ वी सॉल्व दी एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट कॉन्सेप्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको आपने हमेशा बड़ा ख्याल रखना है इसका। एक और क्वेश्चन जो आज हमारे पास पेपर के अंदर पूछा गया, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि सम ऑफ दी 100 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे। ये क्वेश्चन नस बिजनेस स्कूल में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन नस इंजीनियरिंग के अंदर भी आया हुआ है। एग्जामिनर क्या कह रहा है? 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होगा? तो भाई सम निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना। क्या फॉर्मूला होता है सम निकालने का? सम निकालने का जो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है वो किसके बराबर है? एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद हम क्या करते हैं सिंपल तरीके से, ए प्लस का एल, ए का मतलब पहली वैल्यू, एल का मतलब लास्ट टर्म। तो अगर मुझे 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, इसका मतलब मेरी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है कहां तक? 100 तक। तो सिंपल वे में सिंपलीफाई करवा दो भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? तो सिंपल तरीके से मेरा सम क्या आ जाएगा? ऊपर एन की जगह पे 100 आ गया, नीचे 2 का 2। तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? 1 के बराबर, मेरी लास्ट टर्म क्या है? 100 के बराबर। तो 100 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम 50, और 1 प्लस का 100 इट विल बिकम 101। तो भाई क्या बन गया? ये बन गया 101 इंटू 50 का 50। अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई? बहुत बड़ा नंबर आ गया, नहीं, बहुत
आसान है भाई। 101 को 50 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जीरो जो आ रहा है एंड में आ रहा है उसको एक दफा लिखूंगा, सिंपल 101 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 101 को 5 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 1 5, 5 0 0 एंड 5 1 5। तो क्या बन गया, ये बन गया 5050। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि अगर आपको सम ऑफ 100 पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है इसमें यार, क्या मुश्किल चीज है। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड, रिमेंबर दिस थिंग। बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हें क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो किस ये वाला एमसीक्यूज भी अगेन बहुत ज्यादा नस के अंदर आया आज के दिन में। कैसे निकालते हो ऑर्डर, हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको किसी भी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताना है ना, तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। यानी कि जो भी आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव आ रहा है ना, वो आपका ऑर्डर होता है। तो भाई देखो यहाँ पे दो आपके पास डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, एक ये आ रहा है एक ये आ रहा है। तो भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, देखो ये वाला जो है सिंपल डीवाई बाई डीएक्स है। इसकी बाहर पावर क्यूब है, पावर क्यूब होल टर्म पे हो रही है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव हुआ है ना, डी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला। तो ऑर्डर क्या आ रहा है आपके पास, 2 के बराबर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका, 2 का। तो दैट्स द रीजन कि आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा बेटा, आज के नर्स के एग्जाम में जो एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारा समेशन स्टार्ट हो रहा है 2 से, एंड हो रहा है 20 के ऊपर, और सीक्वेंस कैसा आ रहा है, सिंपल सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि सिंपल नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो बेटा देखो, कभी भी अगर तुम्हारे नेचुरल नंबर्स 1 से जब स्टार्ट होते हैं ना, 1 से लेके किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर्स तक, तो नेचुरल नंबर्स की सीरीज को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो अब की बारी में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुम्हारी जो सीरीज है ना, वो 2 से स्टार्ट हो रही है और एंड कहां पे हो रही है, 20 के ऊपर जाके। यानी कि मेरे पास एक ऐसी सीरीज आ रही है जो 2 से स्टार्ट कर रही है और कहां तक जा रही है, 20 तक जा रही है। तो कोई मसले की बात नहीं है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि अभी यहां पे 1 भी है, तो मैं 1 से लेकर 20 तक के पहले सम निकालता हूं, उसके बाद क्या करता हूं, उसमें से 1 को माइनस करवा देता हूं, क्योंकि फिर मेरे पास फाइनली 2 से लेकर 20 तक का सम आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भाई मेरा n किसके बराबर है, लास्ट डिजिट हमारा 20 तक का है, तो भाई हमारे पास n बराबर है 20 के। तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करिए, n इंटू एन प्लस 1 का, तो ये बन गया 20 प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में 2 आ जाएगा। सही है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, 2 10 इज 20, 20 प्लस का 1 बन गया 21 के बराबर, 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे ये क्या बन गया, 210 के बराबर। ये जो आपके पास सम आया है ना, ये 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स का है, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर्स की सीरीज का सम का फॉर्मूला अप्लाई किया है। एग्जामिनर ने कहा है कि भाई 2 से लेकर 20 तक का सम निकालना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस करवा देंगे, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 209 के बराबर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन जो आज नस्ट के अंदर पूछा गया, वो ये था कि जीपी कन्वर्ज कहां पर होते हैं, जो मैंने ऊपर ही बताया था, आर ग्रेटर देन 1 के ऊपर, आर लेसर देन 1 के ऊपर। हमेशा याद रखिएगा कन्वर्जन की आपकी सीरीज कब बनती है, जब आर क्या हो, आपका कॉमन रेशियो लेसर देन 1 का हो। एक और क्वेश्चन मेरे पास एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई अर्थमेटिक मीन बताओ, अगर तुम्हारी वैल्यू आ रही है अंडर रूट 5 प्लस का 2 और अंडर रूट 5 माइनस का 2, यानी कि आपको दो एक्सट्रीम नंबर्स गिवन है। तो भाई याद रखिएगा, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल एक्सट्रीम नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2। अगर हार्मोनिक मीन कहीं पे निकालना हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस का b। कहीं पे भी ज्योमेट्रिक मीन अगर कैलकुलेट करना हो तो करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस का अंडर रूट ab। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला आप सिंपल वे में क्या हो जाएगा, आपने सिंपल क्या करना है, जो भी आपके एक्सट्रीम नंबर्स आ रहे हैं इनका ऊपर ले लिया जाएगा सम, इनका ऊपर क्या ले लोगे सम, और नीचे डिवीजन में 2 का 2, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 कट जाएगा, और रूट 5 प्लस रूट 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5, नीचे वाला 2 एडिटिस का एडिटिस, 2 से 2 भी कट जाएगा। तो फाइनली आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 5 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल तरीके से सॉल्व। भाई ये सारी ट्रिक्स मेरे लेक्चर्स में गिवन होती हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है सम टू इन्फिनिटी का, आपको ए की वैल्यू गिवन है, आपको कॉमन रेशियो गिवन है, क्या मुश्किल है इसमें, सिंपल सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर, ए की वैल्यू बराबर है 7 के, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस का आर, आर बराबर है 2/3 के। सिंप्लीफाई करवा लीजिए इसको फर्दर, तो एलसीएम लोगे नीचे 3 माइनस का 2, ये बन जाएगा 1/3 के बराबर। एलसीएम लोगे 3 माइनस का 2 1/3, और अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो 7 इंटू 3 21/1 आपका आंसर होगा, यानी कि 21 आपका आ जाएगा सम टू इन्फिनिटी का आंसर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, ये भी आज सीरीज का क्वेश्चन नस के अंदर पूछा गया, 1 प्लस का 1/3 प्लस का 1/9 डॉट 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 डॉट। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई हर गुजरती टर्म पिछली टर्म से छोटी होती जा रही है, और डॉट 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 का मतलब क्या, इन्फिनिटी की सीरीज आ रही है। तो अगेन सम टू इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई फर्स्ट टर्म आपके पास ये ए आ रही है, कॉमन रेशियो क्या आ रहा होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1/3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ऑब्वियसली कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/3 का। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए सम टू इन्फिनिटी का, इस तरह का क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, तो सिंपल सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आज के पेपर में पूछा गया। एग्जामिनर कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अगर आपके पास 13th टर्म की वैल्यू 39 है और 8वीं टर्म की वैल्यू 29 है, तो बताइए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मेरे प्यारे शागिर्दों जो मुझसे तालीम हासिल करते हो, मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालने की एक शॉर्टकट सिखाई थी। ये शॉर्टकट आपको कहीं और नहीं मिल सकती। ये शॉर्टकट क्या थी, कभी भी कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सिंपल तरीके से जो भी बड़ी वाली टर्म है ना, जो भी बड़ी वाली टर्म है उस टर्म में से आपने छोटी वाली टर्म को क्या करवा देना, माइनस, और नीचे डिवीजन में इनके एंड्स को क्या करवा देना, माइनस। डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो बड़ी वाली टर्म की वैल्यू क्या गिवन है, A13 की वैल्यू गिवन है 39 के बराबर, A8 की वैल्यू क्या गिवन है 29 के बराबर, और नीचे इनका एन, एन का मतलब यानी कि टर्म नंबर। तो ये आ गया 13, और आठवीं टर्म का टर्म नंबर क्या होगा, 8। तो 39 में से जब 29 को माइनस करोगे तो क्या बचता है, 10 बचता है। और जब कभी दुनिया में आप 13 में से 8 को माइनस करोगे ना, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5 2 10 के बराबर। यानी कि इस सीरीज के अंदर या इस पर्टिकुलर अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। इस शॉर्टकट को जहन में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है भाई। ये तमाम शॉर्टकट मैं अपने बैचेस के अंदर, अपनी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा होता हूं, तो लाजमी तौर पर बैच को ज्वाइन करिए। न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें हर चीज आपको कवर करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास पर्टिकुलरली एक सीरीज आ रही है 3, 11, 19, डॉट 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 डॉट। आपको क्या निकालना है, सम निकालना है 16 टर्म्स तक का। पहले तो चेक करो ये एपी है कि जीपी है। तो भाई एपी चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। 11 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा, यार 11 में से 3 जाएंगे तो जाहिर सी बात है 8 बचना चाहिए। अगर मैं 19 में से भी 11 को माइनस करूंगा तो 8 ही बचेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सिमिलर है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर। आपको निकालना क्या है, सम ऑफ 16 टर्म, यानी कि n बराबर है 16 के। अब आप सिंपल सम का फॉर्मूला अप्लाई करिए। एस एन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n डिवाइडेड बाई 2, देन ब्रैकेट के अंदर 2a का 2a, फिर आगे प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी का d। सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा S16 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 16 के बराबर है 2 का 2, नीचे 2a, ए किसके बराबर है, a बराबर है 3 के, प्लस का n माइनस का 1, n क्या है 16, 16 माइनस का 1 15 बन जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या था, कॉमन डिफरेंस 8 का था। इसको सिंप्लीफाई करवा दीजिए, 16 इंटू 2, ये बराबर आ जाएगा 2 8 जर 16 के। तो यहां पर आ गया मेरे पास 8 बराबर, सही है ना। ओके, यहाँ पे तो 8 आ गया। फर्दर देखो 3 2 जर 6 हो जाएगा, और फिर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करवाना है। हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर 15 8 क्या होता है। वैसे तो आपको मैथ्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट अगर किसी बच्चे की नहीं है तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लो। 120 के बराबर होते हैं, बट चेक कर लेते हैं। 5 8 40 का 0, 4 कैरी, 8 1 8, और 4 का इजाफा 12, बिल्कुल सही बात है। तो किसके बराबर होता है, 120 के बराबर। 15 8 होता है 120 के बराबर। तो 120 को जब प्लस का 6 करोगे तो क्या बन जाएगा, 126, और 126 से फाइनली 8 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हमें पता है कि दुनिया के अंदर 6 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है, ये बराबर होता है 48 के। 8 का 8 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 2 16, 16 में 4 का इजाफा करूंगा तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, 20। तो 0 और 2, 8 1 8, और 2 का इजाफा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1008 के बराबर। क्योंकि देखो 126 को जब आपने 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 1008 के बराबर। तो यानी कि आपके पास 16वीं टर्म तक का सम किसके बराबर है, 1008 के। सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक बयान नहीं करी, सिंपल तरीके से आपने सम के फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज को प्लॉट करा, मेरा आंसर आ जाएगा। डेट्स द लॉजिक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जीपी के अंदर आ रहे हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो किसके अंदर होगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी वैल्यूज जीपी के अंदर है तो जाहिर सी बात है उनका रेसिप्रोकल भी जीपी के अंदर होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ी है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रेसिप्रोकल जो होगा वो एचपी में होता है ना, जीपी के अंदर ये काम नहीं होता। अगर आपके पास टर्म जीपी में आ रही है तो उनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, जीपी के अंदर ही काउंट कंसिडर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, जो कि हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को जरा समझ लो कि भाई ये क्वेश्चन क्या है। एग्जामिनर बहुत दफा आपसे क्या बोलेगा, आपको एग्जामिनर बोलेगा साइन एक्स का फंक्शन है, इसका 4 दफा डेरिवेटिव बताओ। या फिर तुम्हारे पास कॉस एक्स का फंक्शन आ रहा है, इसका 4 टाइम कंसेक्यूटिव डेरिवेटिव बताओ। अब देखो एक तरीका तो सॉल्व करने का नॉर्मल है कि आप पहले साइन एक्स का पहला डेरिवेटिव लो। साइन एक्स का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा कॉस एक्स के बराबर। फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे, ये बन जाएगा नेगेटिव साइन एक्स के बराबर। फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे, ये बन जाएगा नेगेटिव कॉस के बराबर। फिर एक और दफा डेरिवेटिव लोगे, नेगेटिव का नेगेटिव एडिटिव, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साइन एक्स के बराबर। आपको मैं मजे की बात बताऊं, इतना लंबा काम करने की जरूरत ही नहीं थी। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आप साइन या कॉस का 4 दफा डेरिवेटिव लेते हो ना, तो वापस से आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि आफ्टर एवरी 4 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव द वैल्यू रिपीट इटसेल्फ, साइन और कॉस के अंदर। तो साइन एक्स का अगर 4 दफा डेरिवेटिव लोगे ना, तो वापस से आपको ओरिजिनल साइन एक्स मिलेगा। सिमिलरली कॉस के अंदर होता है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं।
cos x का अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा क्या मिलेगा, नेगेटिव का sin x मिलेगा। फिर नेगेटिव का sin x एक और दफा डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास डायरेक्टली नेगेटिव का cos x, क्योंकि sin का डेरिवेटिव होता है cos, नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज। फिर मैं दोबारा cos x का डेरिवेटिव लूंगा तो नेगेटिव का साइन और पहले का। अब जब मैं cos x का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin x के बराबर, सही है ना। अब मैं फाइनली जब दोबारा नेगेटिव का साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो नेगेटिव का नेगेटिव एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव का cos x, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का cos x बन जाएगा। तो याद रखिएगा साइन या कॉस जो होते हैं 4 टाइम्स के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो देखो बेटा, ये मैंने बड़ी मेहनत से पेपर सॉल्व करवाया, ये सारे के सारे आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन से, जिसमें मैंने आपको नस बिन स्कूल का पेपर भी सॉल्व करवाया, मैंने आपको नस इंजीनियरिंग का कंप्लीट पेपर भी सॉल्व करवाया। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन, मैं चूंकि लेट वीडियो डिजाइन कर रहा था, क्योंकि भाई मैंने तमाम बच्चों के पेपर्स का वेट कर रहा था कि पेपर्स मेरे पास आ जाएं, देन हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ऊपर मूव करें। तो दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस जो कि अपियर हो रही है नस के एग्जाम के अंदर। तो इन तमाम की तमाम क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। मेरे पास अभी और भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मगर वो काफी हद तक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कवर करवा दिए थे, डेट द रीजन उसको भी डिस्कस नहीं कर रहा। इंशाल्लाह कल की वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि भाई जितने भी मैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, दे आर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनको लाजमी तौर के ऊपर साथ साथ बैठ के सॉल्व करें। अपने दोस्तों के साथ लेक्चर के लिंक को शेयर करें कि भाई सर हाशिम जिया ने तमाम ऑथेंटिक पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर अपने तमाम दोस्तों को बताइए कि सर हाशिम के बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी, पाकिस्तान की किसी भी इंस्टीट्यूट से, महंगे इंस्टीट्यूट से अच्छी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और इस बैच में आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा मल्टीपल टाइम्स विद द प्रॉपर प्रोफेशनल फैकल्टी अवेलेबल इन पाकिस्तान, जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी अवेलेबल एप्टीट्यूड की, वो आपको बैठ के पढ़ाएगी। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे उससे अच्छी फैकल्टी आपको मेरे पास मिलेगी, तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। ये बैच अभी इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, इसको लाजमी तौर पर आपने ज्वाइन करना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।